हे माय लवलीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस ट्रेलन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे इस वन शॉट कोर्स से पहले थोड़ा सा कुछ हो जाए, ठीक है? ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग ये कि टेलीग्राम पे कुछ इशू हुए थे चैनल सिक्योरिटी को लेकर के, जिसकी वजह से टोटल का चैनल और मेरा 2 चैनल जाते-जाते बचा है, ओनली फॉर चैनल बच गए हैं। वीडियोज़ वगैरह चले गए हैं। हालाँकि एक तो ये एफिलिएटिंग मार्केटिंग वाला मेरा चैनल था। सोचो मेरे कितने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक थे उसमें एंड देन वो ऑल द स्टफ सिंक तो वो सारे के सारे चले गए। तो मैं नहीं चाहती कि भाई तुम लोग मुझे सिंपैथी दिखाओ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की सिंपैथी, ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए। एंड रहा हॉटपॉट का, तो थोड़ा वेट करना होगा यार। मतलब हॉटपॉट के बिना क्या बोलूँ मैं, जिंदा होना, लाइक जिंदा हो भाई तो बर्दाश्त कर लो, ठीक है? चैनल सेव करना, चलो कितना चैनल बनाओ, मतलब मुझे समझ नहीं आती यार। मतलब एक के बाद नेक्स्ट चैनल बनाते जाओ, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है तो चैनल थोड़ी बनाते चलेंगे। तो चैनल बचाना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा है 3 मंथ तक रुकने के लिए। अगर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर एक दूसरे से के साथ अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, जो कि टेलीग्राम चैट ग्रुप्स में आप लोग ऑब्वियसली हो, बाकी को भी फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि भाई यहाँ पे सब के सब एक मैं कुछ भी बोलूँ और ये खबर तितर बितर ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो सबको बता देना कि 3 मंथ तक का वेट करना होगा आप लोगों को, जब तक कि ये सारे सिक्योरिटी का मैं सेट ना कर दूँ वापस से। हालाँकि मेरा चैनल पूरी तरह सिक्योर है और थोड़े बहुत वीडियोज़ मैंने सेव कर रखे हैं, तो मैं डाल दूँगी। प्राण मत पियो मेरे, ठीक है ना? प्राणनाथ हो। और दूसरी बात ये कि इस स्टोरी का टॉपिक मुझे कल्पना ने दिया है और थोड़ा-सा उसने बताया है कि हमारा लालवांग जी एक रेड फ्लैग सीईओ होना चाहिए एंड देन हमारा विंग उसके साथ फेक डेटिंग करने वाला है। तो ये एक ऑफिस रोमांस होने वाला है। तो मैंने इसे अपने तरीके से क्रिएट करा है। इसका कम्युनिटी पोस्ट भी शायद मुझे याद नहीं मैंने किस चैनल पे डाला है। किसी ने चैनल पे तो कम्युनिटी पोस्ट करा हुआ है मैंने। जाकर ढूँढ लो, कल्पना यादव नाम है उसका। एंड चलो मैंने लगता है 2 मिनट बर्बाद कर दिए। हाँ, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो कंजरों, कमेंट्स कभी कर लिया करो, ओए अच्छे लगते हैं जब। और हाँ, थोड़े से यूनिक कमेंट्स किया करो। जैसे मैं इतनी सारी यूनिक स्टोरियाँ लेकर आ रही हूँ, तो मुझे कमेंट्स भी थोड़े यूनिक तो दिया करो, ताकि कहीं तो काम आ जाओ आप लोग मेरे। हाँ, तो कमेंट्स करने के पैसे नहीं लगते, लाइक करने के भी नहीं लगते, तो कर लिया करो, ओके? तो चलो मेरे लवली लवली पराठाज। वैसे किसी ने बोला था मुझे कि दीदी आप पराठा क्यों बोलते हो? मैं पराठाज बोलती हूँ। मतलब आप लोग मुझे इतना बटरिंग करते रहते हो, सीरियसली इतना बटरिंग करते हो, ओह दीदी, आह दीदी, ऊ दीदी करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को पराठा ही बोल दूँ। ये मेरी वाली बटरिंग आपके ऊपर दोबारा मैं यूज़ कर दूँगी, तो आप लोग भी खुश, मैं भी खुश। खैर मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पराठा मतलब कि आप जिसे बहुत चाहते हो। तो मेरे कुछ शैतान बच्चे हैं जिसे मैं बहुत चाहती हूँ, तो मैं आप कुछ को तो नाम लेके बोल नहीं सकती, तो मैंने सबको लपेटे में लिया हुआ है, ठीक है? तो चलो वापस से तो स्टार्ट करते, ओके ना? रिंग, जिसकी आज खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब मिल गया है। वो अपने सारे दोस्तों को, जो कि कॉलेज इंटर्न से उठा लिए गए थे, तो वो सबको पार्टी देने के लिए क्लब लेकर आता है। रिंग टल्ली होकर के अपने सारे दोस्तों को बाय बाय बोलता हुआ वहां से जैसे ही निकल रहा होता है, विंग के सामने में उसके कॉलेज का प्रोफेसर, जो कि 1 नंबर का ठरकी था। मैं पहले ही बता दे रही, इस टॉपिक मुझे कल्पना ने दिया है, बाकी सारे क्रिएशन मैंने किए हैं, तो आई होप कि कल्पना तुम्हें भी पसंद आएगा। टॉपिक तुम्हारा ही है, पर मैंने इसे अपने तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया, ओके? तो विंग ना ऐसे टल्ली होते हुए बाहर आ रहा होता है, उसके सामने में वो ठरकी प्रोफेसर आता है, कहता है तो आज तो तुम कॉलेज छोड़ के भी जा रहे हो, क्यों ना तुम मेरे साथ सोने के लिए चलो? विंग उसे देखकर कहता है ये साला पागल सुधरेगा नहीं, एंड देन वापस से कहता है अच्छा, थोड़ा तुम अपना माल पानी तो मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं, तुम जो इतना मरे जा रहे हो मेरे सोने के लिए, तुम मेरे लायक हो भी या नहीं? अगर अच्छा दिखा तो मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना बोलना हुआ है था, कहता हाँ ठीक है लो अभी। और गैलरी में कोई नहीं था, मतलब कि वो एक अच्छा सा क्लब था, वीवीआईपी क्लब था, जो कि वही वहां पे एक रूम लेकर के, मतलब सबका सेक्शन बाय सेक्शन रूम बना रहता, वहां पे पी के वो निकल गया हुआ था। उसके दोस्त अभी भी मजे कर रहे थे। विंग को लगा था कि वो मजाक कर रहा है तो ये सीरियसली ले लेगा, पर उसका प्रोफेसर सच में अपने पैंट्स वैंट्स खोल के नीचे कर देता है। तब कहता अब देखो,
विंग कहता है अच्छा मजा नहीं आ रहा, इसके ऊपर से दिख ही नहीं रहा है। वो कहता ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ। अब भाई साहब ने वो उस टीचर ने वो भी नीचे कर दिया हुआ था। विंग पहले तो हाँ हाँ करके उसे देखता है, वो बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि ये इसकी बातों को सीरियसली ले रहा था। विंग कहता है तेरा चीर हरण ये कर डाले, उससे पहले कुछ सोच कुछ सोच कुछ सोच। विंग का सारा नसा ना फुर्र हो गया था। विंग चिल्लाते हुए कहता है ये क्या है हाँ। तो कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे दिखाओ, अब देखो ये तुम्हारे लायक है या नहीं। रिंग उसे देखते हुए कहता कितना छोटा है ये, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ इसके साथ में, पराए दफा हो जाए यहाँ से। इतना बोलना हुआ है था तो कहता है कि क्या कहा तुमने। कहता मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ, हर इतना छोटा लेकर मेरे सामने में दोबारा मत आना, ये तो इतू सा भी दिख नहीं रहा है। इतना बोल करके और उसको एकदम चिल्ला के बोलता है। टीचर बेचारा अपना मोय मोय करवा के पैंट ऊपर कर लेता है एंड देन वहां से कल्टी मार देता है। रिंग भी ऐसे साइड दीवार लग करके भी लग ये ये क्या था, ओ माय गॉड ये क्या था। और इतना बोल करके और वो वहां से जैसे ही जाने को होता है, एक शख्स जो कि अपने कैबिन से जस्ट निकला ही था, उसने विंग को जाते हुए नहीं देखा था। वो जब उसने विंग को देखा वो स्तब्ध था क्योंकि उसने पीछे से देखा कि वो लड़का उसकी एक ऐसी वाट लगा रहा है जो कि उसके सामने ठड़की है। कितना लस्टफुल आइज के साथ में उस बच्चे को देख रहा है। ये देखते हुए वो कहता है वाह इंटरेस्टिंग, इतना बोल करके वो वहीं पे रुक जाता है। और उसके बाद विंग बाहर आते हुए कहता है ओ माय गॉड जल्दी 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 बस स्टैंड भाग बेटा। इतना बोलने के साथ ही कहता है हाँ, 4 साल 4 साल इस ठरकी टीचर को मैंने झेला है। अरे यार ये लड़कियों के साथ लड़कों के साथ तो मोलेस्ट करता ही करता है। हाँ हाँ पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं कितना तिक्रम लगाकर इससे बचते हुए आया हूँ। और आज इसने फिर से मेरी नेक्स्ट टाइम मिला ना तो अपने साथ में एक पत्थर रखूंगा, इसके सर पे दे मारूंगा टुन से और फेंक दूंगा मैं इसको ऊपर डिवाइडर पे ले जाके उड़ा दूंगा। देख लेना ये मेरा मैं तो पैनिक करते हुए विंग वहां से 9-11 होता है। जैसे वो अपने अपार्टमेंट आता है, नी सेंग ऑलरेडी किसी से बात करते हुए खाना बना रहा था। आते कहता हे क्या तुम आ गए। विंग कहता है हाँ मैं आ गया, हर आज वापस से बाल बाल चीरहरण होते होते बचा है मेरा। फिर नी सिंह कहता है अच्छा 1 सेकंड मैं बाद में कॉल करता हूँ। फिर वो कहता क्या हुआ। विंग सारा वाकया सुना देता है। वो जो पीठ पकड़ के हंस रहा था, लाइक विंग चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये इतना छोटा, तुम्हें लगता है कि इससे कुछ होने वाला है, दोबारा मेरे सामने मत आना। ये सारी बातें सुन करके नी हिसेंग और विंग पीठ पकड़ पकड़ के हंस रहे होते हैं। तो नी हिसेंग कहता है तुमने सच में देखा था। विंग कहता है ये बहुत गंदा सा दिख रहा था, मुझे अजीब लग रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने चिल्लाया। और वो दोनों हंसते हुए फिर खाना वाना खाते हैं एंड देन सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन नी हिसेंग और विंग दोनों उठते हैं। नी हिसेंग को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब लग गया हुआ था, दैट्स व्हाई वो भी रेडी होता है। विंग भी, दोनों अपने कमरे से निकलकर एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं, एक ऑमलेट बनाते हैं एंड देन ब्रेकफास्ट करते ही दोनों कहते हैं तो फाइटिंग। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों निकल गए हुए थे अपनी अपनी डेस्टिनेशन जॉब के लिए। विंग हालांकि उसने इंटरव्यू दिया हुआ था एंड देन उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ था, बट फिर भी आज उसे मॉनिटर करने के लिए एचआर टीम आने वाले थे, जिसके साथ जितने भी इंटर्न थे उन लोगों के साथ बात करने वाले थे। लेकिन तभी उस कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर लैन सिचन वहां पे आते हैं। जब वो नए इंटर्न के साथ में जो एचआर था उसको बात करते हुए देखता है तो वो खुद वहां आ जाता है जहाँ पे उन लोगों से वो बात करता है। उसने जब विंग से सवाल पूछा कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, विंग मुस्कुराते हुए कहता है सर मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दूंगा क्योंकि कंपनी के ग्रो हम एम्प्लॉय की वजह से होती है। और अगर एक एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम करता है तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे लोग सिविल सर्विस हम बोलते हैं जो यूज करते हैं उन्हें फायदा होना चाहिए। अगर उन्हें फायदा होगा तो वो दोबारा से हमारे सामान की खरीदारी करेंगे, इससे कि हमारी कंपनी का स्टॉक रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। विंग का इतना अच्छा क्लियर कट जवाब सुनकर सीजन उससे इम्प्रेस्ड होते हुए कहता है क्या तुम इंटर्न हो। विंग कहता है जी सर। कहता है तुम मेरे साथ काम करोगे, 2 मंथ काम करने के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा और मैं तुम्हें एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के तौर पे रख रहा हूँ। क्योंकि विंग का ना लोगों से बात करने का तरीका और कन्वर्सेशन का तरीका काफी अच्छा था, दैट्स व्हाई विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था एज ए इंटर्न होने के नाते वो सीधे प्रेसिडेंट के साथ में काम करेगा। लैंस सिचन उसके ग्रुप में ऑलमोस्ट 9 से 10 जने थे। विंग की एंट्री हो चुकी थी। विंग थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर बोलते हुए उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग जिसको लगा था उसकी लाइफ पूरी सेट है, हैप्पीनेस खुशियाँ पैसा क्लब सब कुछ उसे मिल रहा था। हाँ हमारा विंग थोड़ा सा शरारती बच्चा है, बस फ्लर्टी वे में लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पर किसी के साथ नो किसिंग, नो बॉडी टच, नो बॉडी कांटेक्ट, कुछ नहीं।
ओनली फॉर बस मस्ती, डांस, चिल आउट, दैट्स इट। और वीकेंड पे पार्टी, चाहे याच पे करे या फिर फॉर्च्यूनर से कोई लंबी सी रेस लगा दे। यही सब चल रहा था उसकी लाइफ में, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई अच्छी लाइफ का भी एक एंड जरूर आता है। विंग एज यूजली अपना काम खत्म करने के साथ ही वो जैसा ही अंदर इन करने ही वाला था, लैंस सिचन कहते हैं, हे विंग, ऐसे मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा फाइनल गुड बाय। विंग कहता है, बट वाई सर, क्या मैंने कुछ गलती की? सिचिन कहता है, नहीं, पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और मुझे तुम्हारी वजह से इस कंपनी को ग्रो करने का मौका मिला, जिसके बाद मैंने एक और नई कंपनी खोल ली और अब वो कंपनी भी बड़ी हो गई। इन 3 सालों में हमने टोटल 5 कंपनियां ओपन किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 2 कंपनियों को मालिक मैं अपने भाई को बना दूं। तो इस पे विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो कंपनी ग्रो करती है और सिविल सर्विस अच्छे होते हैं। सीजन कहता है, तुम्हारी बातें काफ़ी अच्छी है विंग, हाँ, बट इस कंपनी को मैं अपने भाई को हैंड ओवर करने वाला हूँ और आगे से तुम उसे लीड करने वाले हैं। वो जस्ट अभी अमेरिका से पढ़ाई कंप्लीट करके आया है। विंग कहता है, क्या? आपका भाई, आई मीन सर, आपका भाई भी है? लैंस सीजन कहते हैं, हाँ, वो मेरा भाई है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तुमने मुझे सर्विस दी है उसी तरीके से तुम उसे भी सर्विस दोगे और एडवाइस भी। हाँ, इस कंपनी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बीच बीच में चेयरमैन की जो मीटिंग होती है शेयर होल्डर स्टॉक मार्केट्स वगैरह की, वो होती है, मैं आकर के चीक करता रहूंगा। विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर, बट आपको नहीं लगता कि आपको इस कंपनी से नहीं जाना चाहिए? कहता हूँ, वो तो है, वैसे मुझे जाना होगा, बाकी की कंपनी भी मुझे ग्रो करनी है। और हाँ, वीकेंड के सैटरडे और संडे के दिन तुम मेरे लिए काम करने वाले हो। हम उस पर पोर्टफोलियो बनाएंगे कि हमें तीनों कंपनी को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करना है, देन कैसे काम करना है। उसके पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे। विंग कहता है, सर आपके लिए तो जान भी हाजिर है। इतना बोलकर वो फाइनल सीजन को गुड बाय बोलता है। विंग अपने कैबिन में आके बैठ गया हुआ था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वांग जी उस कैबिन में इंटर करता है। सीचन आते हैं, उसे पहले तो सारा कुछ समझा देते हैं अच्छे से एंड देन कहते हैं, अब इस कंपनी को चलाने का जिम्मा तुम्हारा है। इतना बोलकर सबको रेड अलार्म भेजता है, जिसमें वीइंग भी था। वो पूरे 10 लोगों की टीम थी, जिसमें से 7 लोगों को सीचन अपने साथ लेकर जा रहा था। 3 लोगों में से एक विंग बच गया हुआ था, जो कि वांग जी के लिए काम करने वाला था। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सीचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी को हायर किया है, कल वो आ जाएगा। वांग जी ओके बोलकर उसे देखता और कहता है, आज के लिए तुम्हारा काम ये कर देगा। विंग कहता है, मैं सर? सीजन कहता है, तुम काफी एक्सपीरियंस हो, तुम्हें पता है, और हाँ, इसका ध्यान रखना। विंग कहता है, ओके सर। इतना बोल करके सीजन उन 7 लोगों को लेकर के बाकी की कंपनी हैंडल करने के लिए वहां से चला जाता है। विंग जिसके माथे पे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि वांग जी उसने ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का कोट, ब्रॉच के साथ में घड़ी, सब कुछ, मतलब उसके कपड़े तो ऑलमोस्ट 10-11 लाख के, जूते 12 लाख के, वॉच 1 करोड़ की, और जो बटन थे कोट के ऊपर वो भी ऑलमोस्ट 8 या 9 लाख के थे। मतलब कि कुल मिलाकर हम संपत्ति देखा जाए तो 2-2.5 करोड़ का कपड़ा उसने वेयर करा हुआ था। अरविंद ने बस उसको काउंट कर रहा था। वांग जी उसे देखकर कहता है, अगर तुम्हें मेरा कैलकुलेशन करना हो गया हो तो क्या तुम मेरे लिए कॉफी लेके आ सकते हो? विंग बस उसे देखते हुए कहता है, लग कर दिल, ये इतना ज्यादा रूड और कोल्ड कैसे हो सकता है? इसके चेहरे पे स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से कम अच्छे से बात तो कर लो। और इतना बोलते हुए विंग वहां से वापस उल्टे पैर कॉफी लाने के लिए चला जाता है। वांग जी उस कैबिन को देख रहा होता है। विंग उसके सामने में कॉफी लाते हुए रख देता और कहता है, सर ये रही आपकी कॉफी। वांग जी कहता है, गुड। इतना बोलकर वो उसे कहता है, आज के लिए तुम मेरे साथ काम करने वाले हो तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। रिंग उसे सब कुछ समझा देने के बाद वापस से अपने डेस्क पे आके काम करना स्टार्ट कर देता है। रिंग जब काम खत्म कर लेने के बाद वो वहां से जैसे उठ के जाने को होता है, केविन से अलार्म आ जाती है। विंग भागते हुए जाता कहता है, यस सर। वांग जी कहता है, मुझे ये फाइल बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे इसे दोबारा रिपीट वे में समझा दोगे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स सर। इतना बोलकर वो वापस से वांग जी को ना वो समझाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसे समझते हुए कहता है, पर इसमें बहुत गलतियां हैं। और फिर वो विंग को कहता है अच्छे से समझाने के लिए। विंग आराम से उन सारे फाइलों को समझाते हुए कहता है, सर आप शायद से अंडरस्टैंड कर जाएंगे और ये मेल प्रेगनेंसी होने वाली है, ठीक है ना?
वांग जी कहता है ठीक है, और ये फाइल मुझे कल तक कंप्लीट चाहिए। विंग कहता है व्हाट सर, पर मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। वांग जी कहता है मैंने कहा ये फाइल मुझे कल तक चाहिए, मतलब चाहिए। अपना बाकी का काम बंद करो और इस पे काम पे लग जाओ। विंग वो बस दांत पीसते हुए वांगजी को देख रहा था और कहता है नहीं, ये गधा मेरे सर पे ही आकर बैठना था, इसके सींग नहीं है वरना ये तो मुझे सींग से मार ही डाले। फिर कहता है थैंक यू सो मच सर, जैसा आप कहें। इतना बोलकर विंग उस फाइल को लेकर बाहर आकर पटकते हुए कहता ये इंसान है या शैतान का नाम। आते ही हुक्म देना स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छे तो सीजन सर थे, कम से कम मैं आराम से काम तो कर ले रहा था। इसके साथ काम करना कितना टफ होने वाला है, मैं परेशान हो जाऊंगा। ये बोलते हुए वो वहां से निकल जाता है। वांग जी पूरे 3 साल बाद वापस अमेरिका लौटा था। वो 3 साल पहले ही यूएस जाने वाला था। वो जब जा ही रहा होता है तब उसे एक दिन पहले वो क्लब आया था और उसे क्लब में एक लड़का मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट था। उसने क्यूट सी हरकतें करी थी उस क्लब में, और नन अदर देन बैक से देखने वाला शख्स हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लान वांगजी था, जो कि हमारे विंग को ढूंढ रहा है। आई मीन कि विंग ने उसे इम्प्रेस्ड जो किया था, पर उसे नहीं पता है कि हमारा जो ये रेड फ्लैग जो सीईओ है, इसने अभी जस्ट जिसे डांट कर भगाया है वो क्यूट सा लड़का हमारा वीई था। खैर छोड़ो, हम देखते हैं कब मिलते हैं ये, ठीक है। वांग जी उस दिन को याद करते हुए मुस्कुरा रहा था और कहता है लंबा होना ज्यादा जरूरी था क्या, छोटे से भी तो काम चल ही जाता है। साख हुआ। इतना बोलकर वांग जी वापस से काम करने लगता है एंड देन पेन को लॉक करते हुए कहता है क्या तुम मुझे मिलोगे। इतना बोल करके वो उठता है एंड देन उसी क्लब के लिए वो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो नीहा सिंह को कहता है हम किसी क्लब चले क्या। तो वो कहता है हम ठीक है। जब वो लोग उसी क्लब में आते हैं तो ऑलरेडी सारे रूम बुक्ड थे, जिसकी वजह से नीहा सिंह और विंग ना चाहते भी वहां से वो दूसरे क्लब के लिए चले जाते हैं। उसके निकलते ही वांग जी वहां पे इन करता है इस उम्मीद में कि वो लड़का शायद उसे वापस से मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए जो लोग जिस क्लब में आते हैं उसी क्लब में वो लोग रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। तो ये सोचकर वांगजी आया हुआ था। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसके कैबिन में शैंपेन लेकर एक गर्ल आती है, जिसे देखते हुए वांगजी कहता है वाओ, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बेचारी लड़की का मुंह में हो रखा था एंड देन वो चली जाती है। वांगजी थोड़े थोड़े करके बाहर आता है सैंपल ले लेने के बाद, और बाहर वो देखना स्टार्ट करता है। नीचे बहुत ज्यादा क्राउड थी बट वहां पे भी विंग नहीं था, मतलब कि वो उस टाइप का बच्चा नहीं दिखा उसे। वांगजी कहता है अगर 3 साल हो चुके हैं तो उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी होगी और मे बी शायद उसने थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज किया होगा, बट बैक से देखने से मैं पहचान जाऊंगा। इतना बोलकर उसे याद करने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कोई बात नहीं। फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग और नीहा सिंह टल्ली होकर पड़े हुए थे। नीहा सिंह कहता है तो कैसा चल रहा है, अभी तो तुम पैसा ही पैसा छाप रहे हो, मैंने सुना तुम्हारी कंपनी में नया बॉस आया है। विंग कहता है ना मत तो शैतान को, शैतान आते ही उसने मेरी जिंदगी में एल लगा दिए हैं। सीजन सर मुझसे कभी इतना एक बार में काम नहीं करवाते थे, लेकिन ये आते ही आज इसने मुझे दूसरा फाइल पकड़ा दिया। अब बे यार मैंने एक फाइल को मुश्किल से कंप्लीट ही करा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था और मैं इसे कंप्लीट कर देती, पर इसने मुझे दूसरा पकड़ा दिया और ये कहा कि पहले वाले फाइल को छोड़ दो और इसे कंप्लीट करके दो। हाँ, ये ना बस खून पीने आया है और कुछ नहीं। ये सिंह हंसते हुए कहता है क्या ही कर सकते हैं, सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, वो खून ही पीने आते हैं। तुम्हें पता है मेरे बॉस ने क्या किया मेरे साथ, मत पूछो, फाइल लेकर बाहर खड़ा करा दिया। ये बोलकर जब तक कि बारिश ना आए तब तक तुम खड़े रहोगे। आज बारिश किधर से आई, मुझे पूरे 4 घंटे खड़े रहने पड़े और बाहर निकलने के साथ वो हंस रहा था। तभी दोनों रोना धोना मचाते हुए घर आ जाते हैं। उन लोगों ने बहुत सारा लॉबस्टर खरीदा हुआ था। वो सब ऐसे चीरते फाड़ते हुए गुस्सा निकालते हुए खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन विंग वहां पे वापस आ चुका था ऑफिस। अब वांग जी की पूरी टीम बनानी थी, दैट्स व्हाई सीजन ने उसके लिए बहुत सारे लोगों को ऐसे सेलेक्ट किया हुआ था सेलेक्टिव वे में, जो कि उसके लिए काम करने वाले थे। पहला जो कि विंग हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, जो कि वो सलाह दे सकता था, मतलब सलाहकार था वो। वहीं उसके सेक्रेटरी के तौर पे क्रिस को चुना गया था। वांग जी सबसे एक एक करके इंट्रो ले रहा होता है, उसमें सुयांग भी था और साथ में राम्या, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज तरार नसीली, उसकी आंखें काफी ज्यादा एकदम अलग थी। उसमें पैसों की भूख और लग्जरियस लाइफस्टाइल की भूख थी, पर वो फैशनेबल भी थी। फैशन सेंस के साथ साथ दिमाग काफी तेज था। सबसे इंट्रो कर लेने के बाद वांग जी
सबको अपना-अपना काम समझा देता है एंड देन वहाँ से जाने को बोल देता है। क्योंकि जब भी कोई मेन मीटिंग होना होता है तो इतने सारे लोगों को हाज़िर होना था और पूरे 7 लोगों की टीम हो चुकी थी बंगजी की। बंगजी मिला कर के कुल 8 लोग हो चुके थे उसके पर्सनल काम के और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए। बंगजी जब अपना काम कर रहा होता है तो क्रिस से कहता है मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। क्रिस फर्स्ट टाइम उसके पास आया था दैट्स व्हाई वो पूछता है कि सर आपको किस तरह की कॉफ़ी चाहिए? बंगजी उसे समझा देता है कि मुझे ये कॉफ़ी इतनी-इतनी मात्रा में चाहिए। क्रिस बेचारा 2 बार 3 बार कॉफ़ी बनाकर देता है पर बंगजी की मोल-मोल हो रखी थी और वो कहता है उसे बुलाओ और कहो कॉफ़ी लेकर आए क्योंकि कल वाली कॉफ़ी उसने अच्छी बनाई थी। क्रिस विंग के पास आते हुए कहता है सर आप मुझे कॉफ़ी बनाना बता दीजिए मैं उन्हें बना के दे दूंगा और सर ने कहा है कि आज अभी की कॉफ़ी फिलहाल से आप दे दें। विंग कहता है ओके फिर वो पहले तो एक अच्छी कॉफ़ी बनाता है एंड देन कहता है क्रिस कहता है आपने बनाया है तो आप ही ले जाओ। विंग कहता है ठीक है इतना बोल कर विंग वो कॉफ़ी लेकर वहाँ आता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो कहता है कॉफ़ी का डायरेक्शन गलत है इस साइड रखो और ये इतने ट्रायंगल पे। विंग कहता है ये पक्का साइको है मतलब ये के भी है सारे मेरी जिंदगी में आने होते हैं। हाँ और इतना बोलकर वो कॉफ़ी के डायरेक्शन को सही करते हुए वहाँ पे रख देता है। फिर वंशी कहता है कल वाले फाइल का क्या हुआ? टिंग कहता है आई एम सो सॉरी सर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मेरे डिपार्टमेंट की फाइल अभी भी कुछ पेंडिंग में। वंशी कहता है सॉर्ट ऑफ जस्ट सॉर्ट ऑफ मैंने पूछा कल वाला फाइल क्या हुआ? टिंग कहता है मैंने कंप्लीट नहीं किया। वंशी कहता है मुझे कहो के सामने में सैटरडे को उस फाइल को रिप्रेजेंट करना है। सो मैं नहीं जानता कि तुम उसे कैसे मैनेज करोगे बट आज शाम तक वो फाइल मुझे मेरे टेबल पे चाहिए मतलब चाहिए यू नो ना। विंग कहता है पर अंजी कहता है कोई वट वट नहीं ओके एंड हाँ जा सकते हो। विंग कहता है मतलब मैं इसके लिए इतना प्यार से कॉफी बना कर लाया पर ये खड़ूस मुझे देखते हुए कहता है कहता ओके सर और वहां से वो निकल के जा ही रहा होता है तो अंजी कहता है मिस्टर एग्जीक्यूटिव आपको नहीं लगता कि आपको मुझे ग्रीट करके जाना चाहिए आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉस हूँ। किंग कहता है चीला बॉ आई मीन की बॉस इतना बोल रिंग वहां से निकलते हुए दोनों हाथ को ई कर रहा होता कहता है खंबा कहाँ है मैं अपना नहीं इसका सर उसमें दे मारूंगा दिमाग घर छोड़ के आता है क्या? सच में सीचन सर अपना बिल्कुल अलग हो अपने भाई से आपका भाई तो रावण है रावण। आह अरे इतना बोलने के साथ ही वो वापस से जा रहा होता है। क्रिस बेचारा बहुत ही मासूम सा शकल लेकर आते हुए कहता है सर अब मुझे कॉफी बनाना बता दीजिए ना। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारी भी गलती नहीं है हमारा बॉस ही बहुत जालिम मिला है ना। क्रिस कहता है आई नो सर मुझे तो डर लगता है उनके साथ काम करने में मैं उन्हें देखकर ही डर जाता हूँ। विंग कहता है कोई ना अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना ओके। तो क्रिस कहता है ओके सर फिर विंग उसे कॉफी बनाना स्टार्ट करता है। पहले कुछ बीजों को लेकर उसे पीसता है पीस लेने के बाद उसे छन्नी से ऐसे टक 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 करके छानता है। फिर पानी को बॉयल करने के लिए उसमें डाल करके फिर उसमें दूध और शक्कर का क्यूब डाल देता है देन कहता है देखो अब ऐसे बनाते हैं। फिर वो प्रेसिंग मशीन से प्रेस करता है देन उसमें पाउडर को ऐसे चाँप के डालता है उसके बाद कहता है ये देखो। फिर जब वो हो जाता है तो वो दूध जो कि हल्का गर्म था उस कॉफी के ऊपर ऐसे ना स्टैटिक बनाते 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 और लीफ बना देता है डिजाइन का और कहता है देखो हो गया। क्रिस कहता है मैं बना के देखूं। उसके बाद हमारा क्रिस ना 4 5 6 7 बार बनाने के बाद ये कहता है ये मुझसे नहीं हो रहा। वांग जी सर तो गुस्सा करेंगे लेकिन कहता है हला 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 रोज 2 बार बनाओगे ओके ना रोज। तो कहता है ओके सर तब तक मैं बस खड़ूस के लिए कॉफी बना दूंगा। तो क्रिस कहता क्या कहा? लेकिन कहता है नथिंग ओके चलो काम करते हैं। फिर क्रिस वहां से चला जाता है। वांग जी को जब भी कॉफी पीना होता था क्रिस विंग को बोलता विंग कॉफी रेडी कर देता क्रिस लेके चला जाता। इस तरीके से विंग और क्रिस दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनर बन के काम करना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी लगातार उस क्लब में जाता कि शायद से एक दिन वो बंदा जो कि हमारा विंग था वो लड़का उसे मिल जाए पर अभी तक फिलहाल 3 मंथ हो चुके थे और वांग जी और विंग उस क्लब में एक बार भी नहीं टकराए थे। विंग एज यूजुअली अपना काम कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन चाहिए था। वो मैसेज करते हुए कहता है बहुत टाइम हो गया स्पा लेने चले सोना चले या क्लब चले? मिही सिंह कहता है थोड़ा देर मस्ती करने के लिए क्लब जाते हैं उसके बाद सोना चलेंगे स्पा किसी दिन ले लेंगे। विंग हाँ में सर हिलाते हुए अपना सारा सामान पैक करते हुए जब जा रहा होता है मिही सिंह सॉरी क्रिस आते हुए कहता है सर कॉफी बनानी है।
अब अगर कोई ऐसे बंद करके सब कुछ अपना काम धाम और जब जाने को उस समय कोई काम बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है ना। विंग को गुस्सा आ रहा था, कहता है उस अड़ियल टट्टू को अभी भी कॉफी पीनी है। रात के 7 बज रहे हैं, घर जाने का टाइम हो गया है। क्या वो घर नहीं जाने वाले? क्रिस कहता प्लीज सर बना दीजिए ना। वो मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि मैंने वो फाइल कंप्लीट नहीं किया था और मैं उनको रीशेड्यूल करना भी भूल गया था। विंग कहता है ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स्ड। फिर विंग जल्दी जल्दी कॉफी बनाता है और उसे देते हुए कहता है ओके गो। फिर किस वो लेकर चला जाता है। वांग जी कहता है तुम अभी तक एक ढंग से कॉफी बनाना सीख नहीं पाए हो क्या? अभी ऑफिस लीव कर रहा था, उसे कॉफी बनाने के लिए क्यों कहा? क्रिस कहता है तो क्या करता सर, मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। वांग जी कहता है फॉरगेट इट, जल्दी से सीख लो वरना। क्रिस कहता ओके सर, पर मैं ये अरेंज कर लेता हूँ। इतना बोलकर वांग जी के सारे फाइलों को और सेटल को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी इसे विंग के हाथ की बनाई कॉफी पीने का लत लग लाइक मुझे तो तेरी लत लग गई टाइप से लत लग गई थी। एंड देन वो पी रहा होता है। उसके बाद विंग क्लब आ जाता है। विंग वहाँ पे क्लबिंग कर ही रहा होता है और नहीं हसन थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह लेकर मस्ती करते हुए डांस वांस कर रहे होते। हम जी भी अपना सारा काम निपटारा करने के बाद क्रिस को लेकर उस क्लब आ गया हुआ था और कहता है ज्यादा ड्रिंक मत करना, कार चलानी है। तो वो बोल देता है ओके सर, और वो वहां पे खड़ा होकर के इधर उधर देख रहा होता है। उसने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया था। बम जी अचानक से ऊपर की तरफ से उसकी नजर नीचे क्राउड में जाती है जहाँ पे बिंग बैक की तरफ से इसे कमर हिला हिला कर डांस कर रहा था, जिसे देखते ही बम जी कहता है फाइनली कि तुम मुझे मिलकर। इतना बोलकर वो धीरे धीरे करके जैसे ही नीचे आने को होता है, विंग कहता है नहीं है चलो हम सोना चलते हैं। तो नहीं है सिंह कहता है ओके ओके चलो हम सोना चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों डांस करते करते बाईपास होकर के निकल जाता है। मंगजी जब तक नीचे आकर के उस क्राउड में उसे, क्योंकि वहां पे ना रंग बिरंगी लाइट से जलती है, जैसे कि ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इस तरह की लाइट है। तो उस तरह से वो तब तक निकल चुका था और वांगजी उसे ढूंढ रहा होता और कहता है "आ, कोई बात नहीं, अगर आज तुम बच गए हो मुझसे तो कभी ना कभी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, हे लिटिल बीस्ट। इतना बोलकर वांगजी वहां से वापस ऊपर आ जाता है। क्रिस कहता है सर आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो कहता है नथिंग। फिर वो वापस से थोड़ा सा ऐसा अपना एंजॉय एंजॉय करता है, मतलब कैबिन में जाकर के ड्रिंक वगैरह करता है, टीवी वगैरह जो चल रहा था वो देख रहा होता है। और बेचारा क्रिस हमारा कोना पकड़ के बैठा हुआ था उसी रूम में। वहीं दूसरी तरफ नी सिंह और विंग दोनों सोना आ चुके थे। पहले तो बॉडी मसाज करवाते हैं भयंकर वाली, उसके बाद वो उस कमरे में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कोल डाल करके बॉडी से पसीना निकालना होता है। यार मतलब इसको खेतों में भेज दो, बैल चलाने बोल दो तो पसीना तो अपने आप ही निकल जाने हैं। अब बॉडी से पसीना निकालने के लिए क्या एक डब्बे वाले रूम में जाकर बैठना, कोयला जला जला करके बॉडी से पसीना निकालना। मजाक कर रही हूँ, हालांकि ये बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है। हमारे बॉडी से सारे जितने भी रहते हैं ना दुर्गंध वाली चीजें वो पसीना के जरिए निकल जाती हैं और बॉडी रिफ्रेश फील करता है हल्का भी। तो ये अच्छा होता है, ठीक है। तो वो लोग सोना ले रहे होते हैं। अब तो उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद अपना घर चले जाते हैं। वी जिसे वो फाइल पूरा करना था और फ्रेश भी वो लग ही रहा था, तो वो फाइल को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन वो सैटरडे का टाइम था। सीजन कहता है विंग तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ आने वाले हो? कहता ओह सिट सर, हाँ ठीक है। उसके बाद वो कॉल करता है क्रिस को, पर क्रिस कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वो वांग जी को सारा रीअरेंज किया हुआ शेड्यूल बताने में बिजी था और वो फोन को वाइब्रेट पे करके पॉकेट में डाला हुआ था। दैट्स वाई विंग कॉल कर देता है राम्या को। राम्या कॉल पिक करते हुए कहती हेलो सर। विंग कहता है हे मैं नीचे हूँ पार्किंग में, ये आओ फाइल लेकर जाओ, सर को दे देना, मैं शाम तक आऊंगा। राम्या ओके बोल करके वहां से निकलती है, फाइल आकर के लेती है, दिन कहती थैंक यू सो मच सर, और ऊपर वो चली जाती है। भी इसे लग रहा था कि चलो ठीक है अब अपना काम हो गया है। इतना बोलने के साथ ही वो भी सीजन से मिलने के लिए उसके यहाँ चला जाता है। उसके जो एक फार्म मिला था वहां पे जहाँ पे सीजन अपना बॉयफ्रेंड के साथ में लेटा हुआ था। रिंग आते ही कहता सर आप लोग इतने सालों से डेट कर रहे हैं, आपने अपने फैमिली वालों को बताया क्यों नहीं? चांगचेक उठते ही कहता है हम क्या बताएं कि हमारे राइवल्स कंपनियां एक साथ ही मर्ज होना चाहते हैं। अगर इसके अंकल को और इसके डैड को पता चला तो तुम जानते नहीं हो इसके डैड और अंकल कितने खड़ूस है। विंग नाक सिकुड़ाते हुए कहता है और इसका भाई कम खड़ूस है क्या? चांगचिंग कहता है सही कहा, लान वांगजी तो उससे भी ज्यादा खड़ूस है। और जब उसे पता चलेगा कि दो राइवल्स कंपनियां एक दूसरे के साथ डेट डेट कर रही है तो तुम समझ सकते हो। विंग कहता है
वो तो है। ख़ैर मैं यहाँ आया हूँ, मैं काम करता हूँ। इतना बोलकर सीजन के साथ वो काम करने लगा था और जियांग चिंग हमारा धूप सेक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब देखता है कि विंग नहीं आया है क्योंकि उसे एनालिटिक रिपोर्ट्स में कुछ एडवाइस चाहिए था क्योंकि हमारा विंग एडवाइजर था दैट्स व्हाई। तो वो राम्या से कहता है, "राम्या, विंग कहाँ है?" वो आते ही कहता है, "सर, एक्चुअली में सर ने ये फाइल दिया है।" इतना बोलकर राम्या उस फाइल को पास ऑन कर देती है और एक टिच वाली स्माइल कर रही होती है और कहती है, "सर, आई थिंक से मैं इनकी जगह पे चली जाती हूँ।" तो वंग जी कहता है, "नो, तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो मिस्टर चांगतेसान कैसा है। वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसे ही डील करने दो।" और हमें कहती है, "बट सर", वो कहता है, "बट वट कुछ नहीं, चलो ठीक है ना।" इतना बोल करके वंग जी उस समय की मीटिंग को ओवर कर देता है। विंग जो कि अपना सारा काम खत्म कर लेने के बाद जो क्रिस था उसे कॉल करता है, पूछता है कि क्या हुआ मीटिंग में, मुझे बताओ ताकि मैं आके थोड़ा सा और डिटेल ले सकूं। फिर वो बोलता है कि मिस्टर झांगते संग के साथ में मीटिंग करने के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है सर, तो सर आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे। क्रिस से कॉल कट होने के बाद विंग जो कि उसे मैसेज रिसीव हो चुका था और वो कहता है ओके डन। फिर वो रिप्लाई में कर देता है, 8 बजे मैच अब मीटिंग है, मैं चला जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ जी कहता है तुम यही डिजर्व करते हो। इतना बोलने के साथ ही वो उसे मिलने के लिए उसी क्लब में आता है जहाँ पे झांगते सांग ने उसे बुलाया हुआ था। विंग आते ही पहले तो झांगते सांग के पास आता है। उस क्लब में ऑलरेडी 3-4 बंदे थे जिसकी वजह से झांगते सांग उसे वहां से निकाल देता है। झांगते सांग ऑलमोस्ट 35 ईयर्स ओल्ड बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा सेमलेस और ठरकी किस्म का इंसान था जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी देता था एंड देन वो अवेलेबल करा देता था किसी भी चीज़ से, सस्ते जगह से या किसी भी जगह से। तो उसी के साथ उसे मीटिंग करनी थी ताकि उससे थोड़ा-सा मार्जिन होने के बाद वो सारी चीज़ें उसे आसानी से मिल जाए। तो बीइंग दैट्स व्हाई उसने मीटिंग करने आया हुआ था। छांग तेसांग एक लड़की को बियर लाने के लिए भेज देता है और विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग उसके साथ मीटिंग कर ही रहा होता है तो झांग तेसांग उसके हैंड वांग जी के थाई विंग विंग के थाइस के ऊपर चल रहा होता है। विंग ये नोटिस करते हुए कहता है, "मिस्टर झांग तेसांग आप ये क्या कर रहे हैं?" अब यहाँ पे विंग को पता है कि झांग तेसांग बहुत ही ज़्यादा ठरकी है, फ्लर्टी है एंड देन वो कहता है, "मैंने कहा ना कि आप मेरी टाइप की नहीं हैं।" झांग तेसांग उसे कहता है, "तुम जानते हो अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। फिर तुम जानो।" विंग कहता है, "ठीक है, पहले हम बातें करें।" इतना बोल करके वो लोग थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं काम के सिलसिले में। पर झांग तेसांग उसके हैंड ना झांग विंग के थाइस के ऊपर से हट ही नहीं रहे थे। विंग इरिटेट होते हुए एक मुक्का मार देता और कहता है, "अपने आप को समझते क्या हो?" इतना बोलना हुआ ही था तो झांग तेसांग कहता है, "बहुत बड़ा पीस मार पा।" विंग कहता है, "ठीक है, तुम मेरे साथ सोने के लिए मरे जा रहे हो ना, खड़ा हो जा, पैंट उतारो, मैं भी तो देखूँ, कितना बड़ा है जो तुम मरे जा रहे हो मेरे साथ सोने के लिए।" विंग की बात सुनने के बाद झांग तेसांग कहता है, "हाँ?" वो कहता है, "क्यों? देखने से तो इतना छोटा-सा लग रहा है। क्या तुम्हें शर्म आ रही है?" झांगते सांग कहता है, "ओह! तो तुम्हें सच में देखना है? फिर तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।" विंग कहता है, सपने में इतना बोल करके और वो अपना फाइल वगैरह उठा ही रहा होता है कि झांगते सांग चैन ओपन कर देता है एंड देन कहता है, "क्या तुम देख पा रहे हो?" विंग कहता है, "इतना छोटा-सा तो है और तब तुम इतना इतरा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि इसे लेकर कहीं और चले जाना चाहिए? इससे तो तुम किसी बिल्ली को भी प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। मैं तो दूर का बात हूँ।" इतना सुनना हुआ ही था। झांगते सांग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो?" विंग कहता है, "भाई जो तुम्हें सुनाई दे रहा है अपने इस छुटकू को पकड़ो और दफा हो जाए यहाँ से।" भाई साहब वांग जी जो कि उसे पता था कि झांगते सांग किस तरह का इंसान है, जैसे ही वो विंग को बचाने के लिए पहले तो वो लोकेशन मांगता है क्रिस से। लोकेशन जब बता देता है तो वांग जी पहले हैरान था कि इस क्लब में, फिर वो उसे वहां पे बचाने के लिए आता है। 3-4 रूम ओपन करके देख लेने के बाद जैसे उस रूम में आता है विंग का लास्ट लाइन, "इतना छोटा सा होता है ये, इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाए।" वांग जी को तो पहले लगा था कि ये विंग नहीं है, पर जैसे उसने विंग को देखा और उसकी बॉडी रिकॉग्नाइज की, वांग जी एक टिच वाली स्माइल करते हुए कहता, "हाँ, तो वो तुम थे?" और इतना बोलते हुए पहले तो वो हंसने लगा था। झांगते सांग उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि विंग एक बॉटल लेकर उसके ऊपर मार देता है और कहता है, "मुझसे दूर रहो, अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कॉलेज टाइम से मैं खुद को बचाते आ रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने होने वाले बॉयफ्रेंड के साथ में हैप्पीनेस अपने फैमिली को स्टार्ट कर सकूं, ना कि तुम्हारे जैसे अरे गरे नत्थु खड़े जो आ जाते हैं मेरे ऊपर चढ़ने के लिए।" इतना बोल वो वहां से फाइल उठाता है देन जैसे ही पलटता है वांग जी उसके पास आते कहता, "विंग क्या तुम ठीक हो?" विंग उसे देखकर कहता है, "सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है,
आपकी वजह से ये इंसान मेरे साथ ये सभी थिंग्स करने वाला था। अब बताओ मुझे, अब मैं क्या करूँ? और वहाँ पे वांगजी और विंग ना दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, जिसकी वजह से विंग ना ऐसे फिंगर्स दिखा दिखा के बात कर रहा था, तो वांगजी उसका हाथ पकड़ चुका था। वहाँ पे खड़ी थी राम्या, जो कि उन दोनों का पिक्चर्स ले रही होती है और कहती है अब आएगा मजा। हाँ बेबी, तुम्हें ऐस पसंद है ना? तब बोलकर राम्या वहां से चली जाती है। वांगजी उसको हैंड को पकड़ता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ सेफ करने आया था। विंग कहता ओ कम ऑन, अब ये मत कहना कि मेरा सीईओ मुझे बचाने के लिए आया है। और इतना बोलकर विंग उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। वांग जी एकदम कंफ्यूज था। एक तो उसे खुश होना चाहिए क्योंकि वो पिछले 3 साल से जिस बंदे को ढूंढ रहा है भाई, वो ये निकला। ऊपर से विंग इतना नक चढ़ा है कि वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे हैंडल कैसे कर ले। तो इस कंफ्यूजन में वो फंसा हुआ उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक विंग उसे नाक पे एक हाथ मारता है और कहता मेरे पीछे आना बंद करो। तो देखो तब सब मेरे ऊपर चढ़े रहते हैं। इतना बोलकर विंग वहां से 9 10 11 हो जाता है। वांग जी बेचारा अपने नाक को पकड़ के खड़ा था। एंड देन विंग को क्या ही कहता, अपने नाक को बचाना चाहता, जरूरी समझता है। विंग तब तक वहां से कैब लेकर घर चला गया था और वांग जी अपने नाक को पकड़कर बाहर आ गया था। जिसे देखते ही क्रिस कहता सर आपको क्या हुआ? वांग जी कहता मेरी नाक तोड़ दी उसने, मुझे हॉस्पिटल लेके चले, पता तो चले कि ये ठीक ठाक है या नहीं। और इतना बोलकर वांग जी क्रिस के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है अपने नोज को ठीक करने के लिए। बेचारे की नाक टेढ़ी हो रखी थी। विंग जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो घर आता है तो नीचे से पूछता है क्या हुआ तुझे? विंग सारे वाकया बता देता और कहता है फिर से नहीं यार, क्या तू तू क्या चाहता है, तुझे कैसा चाहिए? तो कहता है मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं किसी को देखता हूँ एक एक होता है ना कि यार शक्ल अच्छी है तो एक्साइटमेंट आती है। ऐसे बंदे खराब नहीं होते। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे बॉयज और मैन में इंटरेस्टेड है, पर एक होता ना जैसे तू है मेरा दोस्त है, पर मैं तेरे बारे में गंदा नहीं देखना चाहता। तुझे देखने के बाद मुझे ना क्यूट वाली फीलिंग आती है। ऐसे किसी को देखो तो बॉडी वाइज फीलिंग आती है ना, क्यूट हैंडसम रूड। जैसे मैं अपने बॉस को देखता हूँ तो मुझे हमेशा वो अरियल टट्टू ही नजर आता है। बट इस तरीके से अगर कोई इंसान जब सीधे मेरे सामने में इतना बात करता है ना, मैं उसके फेस को एक्सप्रेशन को देखती हूँ, एंड देन जब उसकी बॉडी एक्सप्रेशन देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ दोल वो बहुत छोटा सा ही होगा, जिससे मेरा कुछ नहीं होगा, तुम जानते हो ना। नहीं संकेत, हाँ हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू तो रोज यही करता है। क्या ही बोलूं तुझे, मैं आज तक स्टिल वर्जन इंसान ये बातें कर रहा है। पिंक कहता है मुझे पता है, मुझे वायलेंस क्रिएट करके ये सभी थिंग्स करना पसंद है। मुझे नॉर्मल वे में पसंद नहीं आती क्योंकि मैंने इतना नहीं है। सिंह कहता हाँ मुझे पता है, तूने मंगा पढ़ा है, बीएल ड्रामा देखा है, थाई बीएल ड्रामा देखा है, दैट्स व्हाई तुझे वायलेंस, थोड़ा सा फोर्स, रोमांस ज्यादा पसंद आता है मेरे दोस्त। हाँ बट ये रियल लाइफ है, भूल जा। अब इसके चक्कर में तू ये मत सोच लिया कि तेरा सीईओ तेरे साथ आके करेगा, क्योंकि ज्यादातर थाई रियल ड्रामा में जितने भी टॉप कैरेक्टर होते हैं वो थोड़े से रूड, अरियल टट्टू, खड़ूस टाइप के ही होते हैं। और वही फाइनली अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करते हुए कहता है हाँ, अगर आखिरी इकलौता इंसान भी हो जाना तब भी मैं उसके साथ कुछ ना करूँ। इतना बोल कर भी वहां से चला जाता है अपने कहे शब्दों पे बाद में पछताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वांगची बेचारा अपने नाक वाक का सर्जरी करा करके जब घर लौटता है तो सीजन उसे पूछता है कि तुम्हारे नाक को किसने तोड़ा। वांगजी के पास कोई शब्द नहीं था, दैट्स व्हाई वो बोल देता है मेरा नाक बिल्कुल ठीक है, अब मेरे नाक को कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आप रहने दे। सीजन तो हंसते हुए कहते हैं यकीन नहीं होता कि तुम्हारे नाक के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी, वैसे मुझे बताओ वो कौन था? तो हमारा जो वांगची था वो कहता है कोई भी नहीं। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। आज फिलहाल से वांगजी को लिक्विड डाइट लेना था क्योंकि वो मुंह खोलता तो नाक दर्द करती, दैट्स व्हाई वो ज्यादा खोल भी नहीं सकता था। अगले दिन जब वो ऑफिस आता है वो सीधे अपने कैबिन में था और चेयर पुल करके बैठ गया हुआ था, वो किसी के सामने आना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जब विंग ऑफिस आता है तो ऑफिस में ना गॉसिपिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। विंग एक्साइटमेंट होते हुए कहता है क्या बातें चल रही है, तब कोई कुछ उसे नहीं बता रहा होता है। बाद में विंग सबको जब देखता है कि सब उसे ही अजीब तरीके से देख रहे थे, विंग कहता है मैं पूछा क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? तब कोई कुछ नहीं बता रहा होता है। तभी राम्या आते हुए कहती तुम्हें पता है विंग ये क्या चल रहा है? एंड देन वो अपने फोन को दिखाती है जिसमें विंग वांगजी के साथ में बहस कर रहा था और वांगजी का फेस नहीं दिख रहा था, बैक दिख रहा था और विंग उजरा चमन बना हुआ था फिलहाल से। तो वो कहता है ये सब क्या है? तो राम्या कहती है सभी लोगों का मानना है कि तुम झांगते सांग के साथ में कल रात को तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है
और बॉस तुम्हें बचाने गए थे, तो तुम्हारे और बॉस के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि इतने सारे लोगों में बॉस सिर्फ तुम्हें बचाने गए थे, वाई? विंग कहता है, इसमें कहाँ दिख रहा है कि ये बॉस है? तो कहता है, एक्चुअली में कल बॉस ने ऐसा ही कपड़ा पहना था, दैट्स वाई सबको लग रहा है। कामया पूरी तरीके से कहानी में नया ट्विस्ट पैदा कर चुकी थी, जिससे कि सब लोग विंग को देख रहे होते हैं। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना बोल कर कहते सब अपना काम करो। और जब अपने सीट पे आ गया था तो हर कोई उसे अजीब निगाहों से घूर रहा था। विंग कहता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऑफिस में ना 2-3 दिनों तक ना यही गॉसिपिंग चल रही थी। विंग जो कि अब ऑलमोस्ट क्रिस थोड़ा बहुत कॉफी ठीक ठाक बनाना सीख गया था। क्रिस इस कॉफी को रखते ही कहता, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जी कहता है, हाँ कहो। क्रिस उसे पूरा डिटेल में सारा कुछ बता देता है कि 3-4 दिनों से ऑफिस में क्या चल रहा है। वांग जी फटाक से बाहर आते हुए सबको कहता है, एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू, सारा का सारा फोन अपना यहाँ पे जमा करो। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सारा फोन जमा होने के बाद वो क्रिस को हैंड ओवर करते हुए कहता है, इसमें जितने भी वीडियो वेबसाइट है वो सबको ब्लॉक करवाओ। क्रिस कहता है, हाँ सारे फोन? वांग जी कहता है, मैंने कहा अभी के अभी ब्लॉक करवाओ। इतना बोलकर वो कहता है, ओके सर। क्रिस वो सारा फोन लेकर सिक्योरिटी के पास चला जाता है ताकि इसका डेटा हटा सके उस वीडियो का। उसके बाद कहता है, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, क्या लगता है तुम लोगों को क्या हो सकता है मिस्टर एग्जीक्यूटिव और मेरे बीच में? कुछ नहीं बोला था। वांग जी कहता है, एक तो ऑफिस रोमांस के बारे में अगर तुम लोग चर्चा करते हो ऑफिस के बाहर जाकर, और अगर ये खबर बाहर जाती है तुम सबको यहाँ से जॉब से फायर कर दूंगा और दूसरी जगह कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। भाई साहब विंग जो कि कॉफी लेकर आ रहा होता है, अचानक से ये सेंटेंस सुनते ही पीछे से कहता है, क्या? वांग जी विंग को देखता है, खींचता है अपनी तरफ, जिससे कि कॉफी उसके हैंड पे गिर गई थी। पर वांग जी उसने नहीं देखा था और उसे कहता है, हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? और अगर ये बात ऑफिस के बाहर गई तो मुझसे बुरा तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर वो विंग को देख रहा होता है। एंड देन कहता है, थोड़ा सा स्माइल तो करो। विंग उसे देखकर कहता है, बट व्हाई? वांग जी उसके बैग को कस के पकड़ के ऐंठ देता है, जिससे कि विंग ही करने लग जाता है। मुझे कहता है, इतना भी नहीं करना था। फिर इसके बाद सब वहां से डिसमिस हो जाते हैं। राम्या जिसका प्लान था कि वो विंग को ना इस ऑफिस से किसी भी तरीके से बस आउट कर दे, पर ये प्लान फेल होता हुआ देखकर राम्या जल्द भून गई थी। एंड देन वहां से वो चली गई थी। विंग वांग जी के कैबिन में था। विंग कहता है, ये सब क्या है सर? वांग जी कहता है, किसी ने सोशल साइट पे तुम्हारी और मेरी कल रात वाली पिक्चर अपलोड कर दी है, दैट्स व्हाई मैंने ये अनाउंस कर दिया, ताकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले। विंग कहता है, बट वाई सर? वांग जी कहता है, ये अलग बात है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट दूसरी बात ये कि तुम काफी अच्छे एग्जीक्यूटिव एडवाइजर हो और तुमने कंपनी को बहुत बेनिफिट भी किया है। काका हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स या मेरे काका किसी भी चीज से मुझसे डिसअपॉइंट हो। उन्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए। दैट्स व्हाई टीम, आज से तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड हो। विंग कहता है, हाँ ये ऑफिस है और यहाँ पे ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है। वांग जी कहता है, मैं सीईओ हूँ, ऑफिस में एम्प्लॉय का ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है, पर एक सीईओ एक एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के साथ में रोमांस तो कर सकता है ना। हाँ तुम्हें बस बाकी सामने लोगों के सामने में मुझसे अच्छे से बात करनी है, थोड़ा सा क्लिंगी होना है, लवी डबी सीन क्रिएट करनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ तुम चाह सकते हो। अभी उसे देख रहा होता है हाँ करके, मे बी हाँ मुझे सच में ऐसा करना चाहिए। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट फिलहाल से उसका जाना ज्यादा बेटर था। विंग अपने डेस्क पे आकर बैठ गया हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो फिर से एक अजीब धर्म संकट में फंस गया था, एक खड़ूस बॉस के साथ में, जिसके साथ उसे फेक डेटिंग करनी थी। विंग के लिए ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला था, रफ टफ सिचुएशन के साथ में। विंग खुद से कहता है, पर हम दोनों तो वहां पे नॉर्मली बस खड़े होकर आर्ग्यू कर रहे थे, पर उस जगह के बारे में लोगों को कैसे पता चला? एंड देन इतना बोल करके और वो कॉफी बनाने के लिए आ जाता है। क्रिस आते ही कहता है, सर आप मुझे बताएंगे कॉफी बनाना? किंग कहता है, लगता है ये स्टोरी जब तक खत्म होगी तब तक तुम ना सिर्फ कॉफी बनाना सीखते ही रह जाओगे क्रिस। तुम अच्छे सेक्रेटरी हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इतना बोलकर
उसे फिर से कॉफी को ऐसे बनाना स्टार्ट करता है, कैसे कावा को बीज को पीसते हैं, कैसे उसे डालते हैं, कितना क्यूब्स डालने चाहिए, ये सभी चीजें उसे सिखाता है। देन कहता है रेडी करो। पहली बार कॉफी फिर से बकवास बनी थी। अरविंद कहता है इधर दो। फिर वो फेंक देता है। देन दोबारा जब वो बनाकर दिखाता है तो क्रिस दोबारा बनाता है और कहता है ये लो, मेरी वाली लेकर जाओ, तुम्हारी वाली मैं पी ले लेता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत कड़वी कॉफी की जरूरत है। क्रिस कहता है मैं पता कर सकता हूँ। इस पे वो कहता है और वो क्या? तो क्रिस कहता है यही कि वो पिक्चर किसने निकाले। फिंग कहता है इससे क्या साबित हो जाएगा? पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है कि मैं अपने बॉस के साथ में आलिंगन हो रहा हूँ और पता नहीं क्या ही चल रहा है हमारे बीच में। मुझे खुद नहीं पता लोगों ने क्या हवा बना दिया है। तो क्रिस कहता है हाँ वो तो है, बट आप उसे डांट लगा सकते हो इतनी चीप हरकतें पे। फिंग कहता है थैंक यू, मेहरबानी, पर हाँ अपना काम पहले फिनिश करो एंड देन मेरे पास आना, ठीक है ना? इतना बोल कर विंग इस कड़वी कॉफी के साथ में अपने डेस्क पे आकर बैठ गया था। आते ही वो कॉफी पी रहा होता है, तभी एक एम्प्लॉय अपना चेयर पुल करते हुए इसके पास आता और कहता है हे, मैंने सुना, क्या वो सच है? विंग उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हें जानना क्या है, पहले मुझे ये तो पता चले, उसके बाद मैं तुम्हें उस तरह से स्टूडियो तो बना के दूं। कहता क्या मतलब? कहता आह छोड़ो, तुम्हें क्या पता है ये बताओ। तो कहता है यही कि तुम बॉस के साथ में लिव इन में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। विंग कहता है लिव इन में रहना बेकार है क्या? कहता नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। कहता फिर ठीक है, तो मैं उनके साथ सोच रहा हूँ रहने का, तुम कुछ अच्छा एडवाइस दे सकते हो? वो एम्प्लॉय पूरा फेहरिस्त पकड़ा देता। विंग कहता है हाँ ठीक है, उसके साथ तो 5 मिनट रहना मेरे लिए दम घुटने जैसा है। गुड जॉब। देन फिर कहता और कुछ? कहता नहीं। फिर वो वापस अपने चेयर पे बैठ गया था। विंग सारा काम खत्म करने के साथ ही जैसे कॉफी ले करके दोबारा और वो वापस आने ही वाला होता है कि वांगजी उसके पास आता है और आते ही उसके चेयर को अपनी तरफ मोड़ता है और वांगजी विंग की आंखों में घूर कर देखने लगता है। हालांकि वो घूर कर ही देख रहा था, पर सबको ओ माय गॉड करके देख रहे होते कि उसे लग रहा था कि वांगजी बड़े प्यार से विंग को निहार रहा है। फिर दांत पीसते हुए कहता है यहाँ कर क्या रहे हो? वांगजी कहता है यहाँ पे चिल्ला नहीं सकता, तुमने गड़बड़ की है, उसे ठीक करना है, अंदर आओ कैबिन में, ओके ना? इतना बोलने के साथ ही वांग जी बिंग के बालों को केयर्स करते हुए कहते हैं कम, फॉलो मी। और वहां से उठ जाता है विंग भी लाइक शैतान का नाना कहीं का, इतना प्यार से कौन डराता है? और ये बोल करके वो उसके पीछे हो लेता है। सारे लोग कहते ओ माय गॉड, देखा सर कितने ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, पहले तो सब कुछ छुपा छुपा था, अब तो सब खुलेआम ही हो रहा है। और सब लोग ना ऐसे ना सिप कर रहे होते हैं उन दोनों को। फिर वांग जी अंदर आते विंग पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है ये क्या बनाया है, हाँ इससे कैसे होने वाला है? विंग जब उसे देखता है तो हाँ भाई हाँ उसने गड़बड़ तो करी हुई थी, ठीक है, इसका दिमाग घुटनों में जो चला गया था। फिर वो कहता आई एम सो सॉरी सर, मैंने गलती कर दी। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी कहता है सच में कहा है रिलेशनशिप में है, इसका ये मतलब नहीं है कि दिमाग में घुसा लो, अपनी जगह तुम्हें पता होनी चाहिए। विंग को इतना जोर का लगा था ना, वो उसे देखकर कहता है तो क्या मैंने कहा था बाहर जाकर ढिंडोरा पीटने के लिए? वांग जी कहता वाह, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, लोगों के ताने से बचा रहा हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि ऐसी बातें। फाइल उठाओ, जाओ अपना काम करो, और जब तक खत्म ना हो जाए जाना मत, स्वीट हार्ट। इतना बोलकर उसे ऐसे घूर कर देखता है। विंग भी दांत पीसते हुए अपने टाई को ढीला करते हुए ऐसे फाइल उठाकर बाहर की तरफ आ जाता है। अपने डेस्क पे आके बैठते पटकते हुए कहता है भरा आया। अब उसके टाई को इस तरह से खराब होता हुआ देख करके सब लोग अलग ही इमेजिन कर रहे थे, बी लाइक वांगजी सर ने उसे पकड़ा होगा, खींचा होगा, डेस्क पे पटका होगा एंड देन समझ जाओ यार किस किया होगा, हॉट रोमांस टाइप से। ये सारी इमेजिन कर लेने के बाद सारी लड़कियां उसे देख रही थी। विंग कहता क्या है? तो साहब वो वापस से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है ये लव रोमांस नहीं हुआ, हवा हो गया, हर कोई मुझे ऐसे घूर के देख रहा है जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया है। अब आए दिन ऑफिस में ये सारे सीन्स बन ही रहे थे। वांग जी जब भी बाहर विंग से मिलने आता तो उसके साथ थोड़ा सा क्लिंगी होने की कोशिश करता, उससे टच करता, लवी डबी होने की कोशिश करता। वहीं दूसरी तरफ विंग भी जब भी वांग जी वहां से क्रॉस करता या जाता उसकी तरफ बहुत प्यार से स्माइल से देखता एंड अच्छे से बात करता, उसके लिए खुद सामने कॉफी ले जाते हुए कहता है लांचन सर आप ये ले सकते हैं। वांग जी भी उसे देखकर स्माइल पास करता जो कि ऑकवर्ड लग रहा था एंड देन वो कॉफी ले लेता। धीरे धीरे करके ना ये सारी चीजें होते होते ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुके थे और ऑफिस में ऊपर से नीचे के फ्लोर तक पता चल गया था कि विंग अपने बॉस के साथ में इंगेज्ड है। यहाँ तक कि सीचन को भी पता चल गया था। आज यूजुअली जब सीचन वांग जी से मिलने के लिए आते हैं तो सारा बात हो जाने के बाद सीचन उसे कहते हैं वांग जी मैंने सुना कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। वांग जी कहता है ये रूमर है, ये गलतफहमी आपके कानों तक गई कैसे?
सीचन कहता है वैसे वो काफी अच्छा और होनहार है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे रियलिटी में बदलोगे तो हमारी कंपनी के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? तो वंग जी कहता है फायदे के चक्कर में मैं विंग जो कि उसके लिए कॉफी लेके आ ही रहा था, वो ना ऐसे गेट के एंटर करते ही ना पूरा का पूरा ना बुक सेल्फ था, तो वहां पे खड़ा था। उसने सीचन की भी बात सुनी थी और वो वंग जी की भी बात सुन रहा था। तो वंग जी कहता है फायदे के चक्कर में एक मुसीबत को अपने गले तो नहीं ले सकता ना, ना उसे मैनर है किसी भी चीज का, बदतमीजी बेतुकी के साथ में बातें करता है, गुस्सा उसके नाक पे रहता है और मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। हाँ, उसमें ईगो बहुत ज्यादा है। अब अच्छे से काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में लेकर के आऊं। दैट्स वाई मैं ये नहीं करने वाला हूँ काका। पीछे से राम्या भी उस कैबिन में एंटर कर ही रही होती है। वो उसे देखते हुए कहता है हे क्या हुआ विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से उन दोनों के कॉन्वर्सेशन सुनने की वजह से सीचन और वांगजी उस तरफ मुड़ते हुए कहता कौन है? विंग और राम्या सामने आ जाते हैं, जहाँ पे राम्या आते हुए कहती सर ये फाइल आपके लिए है। विंग उस कॉफी को वहां पे रख करके अब बिना उन दोनों को कुछ भी बोले सीधे निकल जाता है। सीचन कहता है इसे क्या हुआ? वांगजी कहता है फॉरगेट इट। फिर राम्या कहती है सर एक्चुअली में आज शाम को आपको एक इनविटेशन कार्ड है, वो रखते हुए बोलती है इसमें जाना है। वांगजी कह देता है ठीक है। राम्या कहती है सर तो आप अपने पार्टनर के आई मीन की विंग सर के साथ में जाएंगे या फिर मैं आपके साथ जाऊं? अभी वांगजी का मूड वैसे भी बहुत ज्यादा स्पॉइल था, तो वो कह देता है ठीक है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद वहां से वो राम्या चली जाती है। बाहर आकर के राम्या विंग को देखते हुए कहती है विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग उसे देखती है और कहती है राम्या आखिरकार तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? राम्या कहती है कुछ भी नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं वांगजी सर को पसंद करती हूँ, तो तुम अगर दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। विंग कहता है मैं इस सब में पढ़ना नहीं चाहता, अगर तुम वांगजी सर को हासिल कर लेती हो तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना? पर मुझे परेशान करना बंद करो। राम्या कहती है एज यू विश, वैसे वॉर इक्वालिटी का होना चाहिए, तुम इसमें अपना एफर्ट डालने वाले हो? विंग कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम में ना ही तुम्हारे उस सो कॉल्ड सीईओ में, ओके ना? इतना बोलकर विंग एक मिल्क वाला ड्रिंक लेकर के ऊपर चला आता है। क्रिस ने ये सारी बातें सुन ली हुई थी, दैट्स व्हाई क्रिस भी उसके पीछे ऊपर आता है और कहता है विंग सर। विंग कहता है अब तुम्हें क्या है? क्रिस कहता है आप जानते हो कि ये सारी चीजें राम्या ने की है, फिर भी आप उसे माफ क्यों कर दे रहे हो? विंग कहता है गलती इस बात की नहीं है कि राम्या ने ये सारी चीजें फैलाई और उसे मजा आ रहा है, कहीं ना कहीं मैंने चूक की है। जब वांगजी सर सबको बता रहे थे उस समय मुझे अपने लिए स्टैंड लेकर के मना करना चाहिए था सीधे सीधे। मे बी शायद मुझे जॉब से निकाला जाता, इस कंपनी से निकाला जाता, पर ये रूमर बंद हो जाते, पर मैंने इसे बढ़ने दिया, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है क्रिस। दैट्स व्हाई अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वैसे भी जिस तरह से वांगजी सर ने ये फेक न्यूज़ फैलाई है उस तरह से उसकी तुच्छ रियलिटी ये है कि वो वांगजी सर को लाइक करती है, तो एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, वो बस वही कर रही है और मैं उससे कंपटीशन नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। और इतना बोल करके उस सोया मिल्क को वो पी रहा होता है। क्रिस कहता है वैसे मैं आपके लिए एक और सोया मिल्क लाया हूँ। विंग उस सोया मिल्क को ले लेता है एंड देन कहता है थैंक यू क्रिस, ऐसे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें सर के साथ जाना चाहिए, ओके ना? क्रिस कहता है अभी तक उन्होंने मुझे कहा नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। इतना बोल करके और वो दोनों वहां पे बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, आई मीन वो सोया मिल्क पी रहे होते हैं। वांग जी सीचन के चले जाने के बाद जब क्रिस को बुलाता है तो क्रिस भी नहीं आता क्योंकि बेल से बजानी होती थी, और फोन करता है तो रिसीवर फोन भी नहीं उठाता है। फिर वो विंग को कॉल करता है तो विंग भी नहीं उठाता है अपना रिसीवर कॉल। वांग जी कहता है ये दोनों कहाँ चले गए, और इतना बोल करके वो बाहर आता है तो भाई विंग अपने एक कैबिन में नहीं था, मतलब कि बाहर जो दो ही डेस्क लगे थे, एक विंग और विंग का एक असिस्टेंट थी जहाँ पे वो बैठते थे, वहां पे एक उसकी असिस्टेंट थी पर विंग नहीं था। और दूसरी तरफ क्रिस, उसके कैबिन में भी वो खुद नहीं था। अब वो कहते हैं अब ये दोनों कहाँ चले गए। वो आते ही विंग के सेक्रेटरी से पूछते हैं कि विंग कहाँ है। तभी राम्या आती है, कहती सर आपने सोचा कि आपके साथ पार्टी में कौन जाने वाला है? वांग जी कहता है विंग कहाँ है? विंग कहता है एक्चुअली में सर अभी मैंने उन्हें क्रिस सर के साथ ऊपर जाते हुए देखा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है क्या कहा तुमने? कहते हाँ सर, वैसे ये कॉफी मैं बना के लाई थी। वांग जी उस कॉफी का कलर को देखते ही कहता है नहीं चाहिए, और उसके बाद वो ऊपर लिफ्ट में लेकर के जाने लगता है। जैसे ही डोर ओपन करके देखता है तो विंग और क्रिस ना दोनों बैठे हुए थे, और जो क्रिस था वो विंग के बैक को ना ऐसे टैप टैप कर रहा था क्योंकि विंग को बुरा लग रहा था, दैट्स व्हाई सिर्फ वो कंसोल कर रहा था। पर वांग जी गलत फहमी का शिकार होते हुए कहता है अच्छा तो यहाँ पे तुम दोनों रंगोलियां मना रहे हो, कर जाओ, तुम दोनों की औकात ही यही है। इतना बोलकर वो रिटर्न आते हुए कहता राम्या तुम रेडी हो जाना मेरे साथ चलने के लिए, और हाँ मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करके भिजवाता हूँ।
राम्या कहती है सर थैंक यू सो मच सर, और इतना बोल करके और वो वहां से खुशी खुशी चली जाती है। जैसे ही विंग और क्रिस थोड़ी देर बाद नीचे आते हैं, विंग अपने डेस्क पे आके काम करना स्टार्ट कर चुका था। क्रिस उसके कैबिन में जाते हुए कहता है सर आपको कुछ काम था, रिसीवर पे आपका मैसेज मिला मुझे। तो वंग जी कहता है हाँ, अगर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ से फुर्सत मिल गई हो तो ध्यान से सुनो। राम्या मेरे साथ आज रात की पार्टी में जा रही है, जो कि बिजनेस कोलैबोरेशन पार्टी होने वाली थी। उसके लिए अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करो। इतना सुनना हुआ ही था तो क्रिस कहता है बट सर आप। वंग जी कहता है जितना कहा जाए ना उतना ही काम करो। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है ओके सर। फिर वो कुछ ऑनलाइन ड्रेस को सेलेक्ट करके राम्या के पास आते ही कहता है आप इनमें से कौन सा लेना चाहेंगे। भाई साहब सारी ड्रेस की कॉस्ट मतलब 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इससे नीचे कुछ भी नहीं था। राम्या वो सेलेक्ट करती ही उसके साथ मैचिंग शूज और एक ज्वेलरी बोलती है। क्रिस सब कुछ को ऑर्डर कर देने के साथ ही लगभग 53 लाख का पूरा बिल बन गया था और वो सर के पास लाके रख देता है तो कहता है कोई बात नहीं दे दो। हंग जी इतना आसानी से बोल गया था कि क्रिस को हजम ही नहीं हो रहा था। एंड देन वो सभी चीजें ऑर्डर करके वो राम्या को देते हुए कहता है 6 बजे रेडी होकर आ जाइए, हम आपको ले चलेंगे। राम्या खुश हो जाती है वो सारा ड्रेस देखते हुए। जैसे ही वो 5 बजे वहां से पार्लर के लिए निकलने वाली थी, वो ड्रेस लेकर के आती है विंग के वो डेस्क पे और आते कहती है विंग तुम्हें पता है। विंग कहता है क्या है राम्या, जाओ यहाँ से। राम्या कहती है एक बस बात बतानी थी, मैं आज वांगजी सर के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन पार्टी में जा रही हूँ और ये देखो 53 लाख का पूरा चीज, इसमें शूज है और ड्रेस है, वांगजी सर ने मुझे गिफ्ट किया है। कैन यू इमेजिन। धीरे धीरे करके वांगजी सर मुझे लाइक कर रहे हैं। रिंग मुझसे कहता है हाँ सही कहा, वांगजी सर तुम्हें लाइक कर रहे हैं, दैट्स वाई तो उन्होंने इतना खर्च किया ना। अब तुम्हें खुश होना चाहिए राम्या, तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेना बंद करो और जाओ मुझे काम करना है। को अर्चना बोल को वो वापस से काम करने लगा था। विंग कहता है ए। राम्या कहती है ए मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम्हें जलन नहीं हो रही। विंग कहता पर मुझे जलन क्यों होना चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इस ड्रेस के साथ क्या करने वाली हो। इतना बोल करके और वो वापस से काम करने लगा था। राम्या जो कि देखती है कि वांगजी आ रहा है, वो ड्रेस ना नीचे फेंक देकर कहता विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे जलन रखते हो ना, दैट्स वाई तुमने ये किया ना। विंग कहता है राम्या नाटक करना बंद करो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर राम्या भाग कर जाती है, कहती वांगजी सर देखिए आपने मुझे जो गिफ्ट किया ना वो ड्रेस विंग सर ने फेंक दिया। आप मैं कैसे जा सकती हूँ। तो वांग जी उस ड्रेस को उठा करके राम्या के हाथ में देते हुए कहता राम्या ये ठीक है और विंग तुम गुस्सा करना थोड़ा कम करोगे, मैंने बस उसे ड्रेस गिफ्ट किया है, दैट्स इट, तुम्हें जलन फील करने की जरूरत नहीं है। विंग कहता ओह मैं जलन फील। फिर वो आसपास देखता है जो कि सारे एम्प्लॉय ना देखने लगे थे। विंग भंगजी को देखता है, राम्या को देखता है, देन चिल्लाते हुए कहता है यहाँ क्या प्रसाद बट रहा है, अपने अपने काम पर ध्यान दोगे। हाँ नहीं मतलब दाल का तड़का लग रहा है क्या, जिस सुनने के लिए सारे आ गए मुंह उठा करके इतना बोल करके। और वो वापस से बैठ जाता कहता है आई एम सो सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। इतना बोल करके वो बैठ के अपना काम करने लगा था। वांग जी का तो ईगो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हुआ था। राम्या खुशी खुशी वहां से चली जाती है। वांग जी एक हाथ मारता है उसके डेस्क पे बैंग और कहता है मेरे कैबिन में आओ। तो विंग कहता है ओके सर मैं अभी आया। वांग जी जैसे ही विंग अंदर आता है, वांग जी ना उसे पकड़ के बुक सेल्फ पे से पुश करते हुए कहता है क्या लगता है तुम्हें, हाँ ये एटीट्यूड किस बात का दिखाते हो तुम। विंग कहता है आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ। वांग जी ना उसका कॉलर पकड़ के ना उसके गला को ना दबा रहा होता है और विंग कहता है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है मैंने बस उसे गिफ्ट किया है ड्रेस, तो तुम्हें इतना जलन फील करने की जरूरत नहीं है, अब तुम मान भी लो कि तुम्हें जलन फील हो रही है। रंग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है क्या बकवास है ये, मैं और आपके साथ जलन फील क्यों करूं। हाँ क्यों करूं मैं, आखिरकार हमारा रिश्ता क्या है। हम दोनों जानते हैं कि हम एक फेक डेटिंग में फेक रिलेशनशिप में है और आज नहीं तो कल इसका अंत होना तय है। राम्या अच्छी है, आपके बिल्कुल मैच की है, ठीक है आपने कहा था ना कि मैं आपके मैच का नहीं हूँ और आपके औकात के बाहर हूँ, तो आप भी मेरे औकात के बाहर ही हो ना, सो प्लीज लीव मी। राम जी विंग की बात सुनने के बाद ना बिल्कुल सॉफ्ट था। विंग ने धक्का देते हुए कहता मैंने कहा ना छोड़ो, बस बहुत हो गया नाटक। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से निकल जाता है। वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वांग जी को उसने विंग को उसने उतना कुछ कहा, पर विंग इस तरह से रिएक्ट करके चला गया। वांग जी को और गुस्सा आ रहा था, पर जब तक वो बाहर आता विंग अपना फाइल और फोन उठाकर वहां से निकल चुका था अपने घर के लिए। वांग जी वापस से दांत पीसते हुए एक हाथ मारते हुए कहता है तुम्हें जलन फील करना चाहिए था ना, तुम ऐसे कैसे रिएक्ट नहीं कर सकते हो। अरे बोलते हुए वांग जी गुस्सा कर रहा था, हद है भाई, मतलब नहीं कर रहा है तब पर भी लोल नहीं, तुम करो नहीं कर लो तुम।
शाम के टाइम पे वांग जी का पूरा मूड एक जो कि एकदम बिफर गया हुआ था थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट्स की वजह से। क्रिस राम्या और वांग जी दोनों को वहां पे छोड़ देते हैं एंड देन वो बाहर पे उसका वेट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहां पे क्रिस को इनवाइट नहीं किया गया था। दैट्स व्हाई राम्या बहुत ज्यादा खुश थी। उसने बैकलेस वाला गाउन वेयर किया हुआ था जहाँ पे वांग जी उसके कमर पे हाथ रखे हुए था और राम्या ने उसके हैंड को पकड़ा हुआ था। वांग जी उसे लेकर के अंदर आ जाता है और सबके साथ बात करना स्टार्ट कर देता है। वहां पे सीजन भी था। सीजन को लग रहा था कि वांग जी विंग को लेकर के आएगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि इसके साथ राम्या है वो उसके पास आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी राम्या, क्या तुम हम दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आओगी? राम्या वहां से चली जाती है। उसके जाने के साथ ही सीजन कहता है ये सब क्या है? तो वो कहता है क्या क्या है मतलब, मैं मुझे समझ नहीं आया। ये कहता है मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना कि ये क्या है, मुझे बताओगे? तो कहता है क्या क्या है गा? सीजन कहता है मैंने कहा कि तुम राम्या के साथ में हो तो मुझे ये बता सकते हो क्यों? तो वांग जी कहता है आप भी अपने राइवल्स के साथ में घूम रहे हैं, अपने अंकल को अभी तक बताया क्यों नहीं? कि आप अपने राइवल्स को लाइक करते हैं। जिस दिन घर में पता चला अंकल को कि आप जांग के हायर्स के साथ में डेट कर रहे हैं, आपको पता है क्या होने वाला है? एक ब्लास्ट। फिर भी मेरा तो झूठ बहुत कम है आपके सामने में। और दूसरी बात ये कि उसने आने से मना कर दिया। दैट्स वाई मैं राम्या को लेकर आया हूँ। राम्या तब तक ड्रिंक लेकर आ चुकी थी पर सीजन उसे हाँ करके देख रहा था कि वांग जी को पता है कि वो जियांगछिंग के साथ में लिव इन में है और रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि दोनों की कंपनियां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दैट्स वाई किसी को आश्चर्य होगा कि भाई दोनों कंपनी के हार्ड एक दूसरे के साथ कैसे इंगेज हो सकते हैं। दैट्स वाई वांग जी वहां से राम्या को लेकर बाकी अदर्स के साथ में बात करते हुए चला जाता है। पार्टी ओवर होती है और सब ड्रंक था। क्रिस पहले राम्या को उसके फ्लैट तक छोड़ता है, फिर वांग जी को लेकर के पेंट हाउस आ जाता है जहाँ पे वांग जी अपने घर आकर के अपने उस पे कैबिन में अपने कमरे में बेडरूम में बैठ करके कपड़े वगैरह जब उतार रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा होता है। वो क्रिस को कॉल करने की जगह पे डायरेक्ट विंग को कॉल कर देता है क्योंकि ऊपर में नंबर उसी का था। दैट्स वाई तो मतलब क्रिस का नंबर था, विंग का नंबर था, पर गलती से विंग का नंबर दब गया था। जैसे ही विंग फोन पिक करता है, हेलो करता है, वांग जी कहता है मुझे गर्मी जैसा लग रहा है और तबीयत सही नहीं लग रही है, क्रिस दवाई लेकर के आओ। विंग क्रिस को कॉल करता है और कहता है कि वांग जी सर ने उसे कॉल किया है और गलती से कर दिया है तो तुम उसके लिए दवाई लेकर ये लेकर जाओ। तो क्रिस कहता है सर मैं अभी जस्ट आया फिर गया फिर मैं राम्या मैम को छोड़ के आया, मैं थक गया हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहता और रात को 10:30 बज रहे हैं। आप तो उनके बगल में ही रहते हो ना, 5 मिनट की दूरी पे, प्लीज आप आ जाओ ना सर। हिंग कहता है ठीक है। उसके बाद वो उसके लिए दवाई कुछ पैच पट्टीज और ये सब लेकर के आता है उसके पेंट हाउस। आने के साथ ही डोरबेल बजाता है पर नहीं खोलता है। वो क्रिस से पूछता है कि सिक्योरिटी पासवर्ड क्या है। क्रिस उसे फॉरवर्ड कर देता है। फिर विंग ओपन करके अंदर आ जाता है। विंग नीचे से पूरा हॉलवे एरिया किचन सेक्शन एरिया ढूंढते ढूंढते ऊपर बेडरूम में आता है जहाँ पे वांग जी अपना शर्ट वगैरह खोलने के साथ ही अपनी बॉडी को टच कर रहा था जो कि पूरा बॉडी रैशेस से भरा हुआ था। विंग जैसे डोर ओपन करता है वो देखता है कि वांग जी की बॉडी के ऊपर पूरा रैशेस है। वो समझ गया था कि अल्कोहल की वजह से उसे ये रेडनेस हुआ है। शायद से ऐसा ड्रिंक ले लिया वांग जी ने जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था, जो कि शायद से साइड इफेक्ट उसके खराब होंगे। दैट्स वाई तो विंग उसके पास आते हुए कहता वांग जी सर ये रहे आपके दवाएं। वांग जी विंग को देखकर कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है क्रिस नहीं आ पाया, दैट्स वाई मैं यहाँ आया हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है? विंग कहता है हाँ मे भी शायद आप किसी दवाई की वजह से इफेक्टेड हो गए हैं, सॉरी किसी ड्रिंक की वजह से इफेक्टेड हो गए हैं। वांग जी खड़ा होते हुए विंग को देख रहा था। इस वक्त विंग नाइट वेयर में था। उसने पजामा फुल टी शर्ट वेयर किया हुआ था, बाल पूरा फ्लफी की तरह आगे था, बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी उसे देखते ही देखता ही रह गया। उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम इतने क्यूट क्यों हो? हाँ। विंग कहता क्या मतलब? वांग जी जो कि नशे में था उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे बेड पे पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैंने कहा तुम क्यूट क्यों हो? उसके लेफ्ट हैंड उसके बट के ऊपर था जो कि एक्सक्यूज कर रहा होता है और धीरे धीरे करके उसके टी शर्ट के अंदर हाथ चला जाता है। वांग जी जैसे ये सभी एक्शन करता है विंग कहता सर आप क्या कर रहे हैं, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी कहता विंग आई लव यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी कह ही नहीं पाता। मुझे नहीं लगता कि मैं शायद कभी कह पाऊंगा। इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जो कि टूटा फूटा होकर बोल रहा था, ड्रंकन आदमी कैसे बोलते हैं धीरे धीरे करके। विंग को ना कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ कुछ नहीं। पर विंग जैसे किस करता है वो ऐसे ना आंखें हाँ करके देख रहा होता है। वांग जी
किस लिप्स को ऐसे ब्रेक करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम एंजॉय नहीं करना चाहते? मुझे माफ कर दो, जो भी होगा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, पर प्लीज मुझे अभी अजीब लग रहा है। इतना बोलने के साथ ही उसके हैंड उसके बॉडी के ऊपर चल रहे होते हैं। अरवांग जी उस नशे की हालत में धुत होकर के विंग के हैंड को अपने बैक पे रख दिया था और उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। थोड़ी देर में विंग ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चा था और ऐसा भी नहीं था कि उसे पसंद नहीं आ रहा था। विंग कहता एक मिनट। वांग जी कहता क्या? फिर उसे याद आता कहता है हंसते हुए, वांग जी हाँ मुझे पता है तुम्हें छोटा पसंद नहीं है। वांग जी फटक से ना पैंट वैंट खोल करके सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी जैसे ही वो अपने बेबी लॉयन को दिखाता है, विंग हाँ करके देख रहा होता है। वांग जी कहता है ये अच्छा है ना, तुम्हारे टेस्ट प्लॉट के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है ये, देखो अब तो तुम सेटिस्फाइड फील करने वाले हो ना। इतना मतलब विंग कुछ बोलता है उससे पहले वांग जी उसके मुंह में ठूस देता है एंड देन उसके बालों को खींच करके और खुद को ही पुश इन आउट करना स्टार्ट कर देता है। विंग हाँ ना हूँ कुछ बोलता उससे पहले उसकी मतलब ऐसी वाली दुर्गति स्टार्ट हो गई थी। वांग जी ऐसा करने के साथ ही वापस से उसके पूरे लिप्स पे फेस पे उसे टैप टैप करते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हें ज्यादा भरा पसंद है, मेरा है, तुम अच्छा फील करोगे भी। इतना बोलने के साथ ही उसे किस करते हुए उसके कपड़े को रिमूव करता है, अपनी शर्ट वगैरह को भी खोलता है एंड देन धीरे धीरे करके अपने आप को उसके इनसाइड ले जाता है। जैसे जैसे उससे कनेक्ट कर रहा था विंग, जो कि सच में वो देखने के साथ ही उसका माइंड घूम गया था और वो भूल गया था कि ये तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर ऐसा कुछ करते भी हो तो ये तुम्हारा बॉस है और जब होश में आएगा तो तुमको कच्चा खा जाएगा। फिलहाल से उसके दिमाग में ये आना चाहिए था जो कि नहीं आया था, पर वांग जी के एक्शन की वजह से उसकी बॉडी रिएक्शन में काम कर रही थी और फाइनली उन लोगों ने एक हॉट नाइट स्पेंड कर लिया हुआ था। सब कुछ हो जाने के बाद विंग वापस से अपने सारे कपड़े को पहनता है और कहता है इससे पहले कि इन्हें होश आए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वांग जी को अच्छे से कवर करने के साथ ही विंग वहां पे बैठ जाता है और कहता है वांग जी सर, आपने कहा था ना कि मुझे जलन होती है या नहीं? हाँ होती है, जब भी आप मुझे हॉट करते हो मुझे बुरा लगता है, जब भी आप मुझसे रूडली बात करते हो मुझे बुरा लगता है, और जब भी आप राम्या को मेंशन करते हो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। मुझे नहीं पता कब से ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, बट स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए, मुझे मना करना चाहिए कि नहीं हमारे रिश्ता फेक है, पर अब चाहता हूँ कि ये सच हो जाए, पर मैं ये जानता हूँ कि ये कभी भी सच नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी। इतना बोल कर विंग वहां से उसे कवर वगैरह करके चला जाता है। अगले दिन विंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वो सोया ही रह जाता है और लीव ले लेता है। क्रिस को मैसेज करके बोल देता है कि वो नहीं आएगा। वांग जी जब अगले दिन उसे नींद खुलती है तो पहले तो उसे कुछ याद नहीं आता है, और जब उसे याद आता है तो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, कहता है तुमने जानबूझ के किया ना ये? हाँ मुझे पता है, क्रिस की जगह पे तुम कैसे आ सकते हो, क्योंकि मैंने क्रिस को कॉल किया था। और जब वो अपना फोन चेक करता है तो भाई साहब हाँ उसने विंग को कॉल किया था, बट फिर भी दिमाग होता है ना कि सारा इल्जाम किसी और के ऊपर डाल दो, तो वो बस ऐसे घूरते हुए कहता है नहीं तुमने ये जो कुछ भी किया है वो जानबूझ कर किया है, दैट्स वाई मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो रेडी वगैरह हो करके ऑफिस आता है विंग को डांटने के लिए, पर विंग तो गायब था। वांग जी क्रिस को बुलाता और कहता है विंग कहाँ है? वांग जी की बात सुनेगा क्रिस कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स वाई वो नहीं आया है। वांग जी को थोड़ी चिंता तो हो रही थी कि कल रात के बाद कहीं उसकी तबीयत सच में तो नहीं बिगड़ गई, क्योंकि उसने बेड पे ब्लड स्टेन देखे थे तो वो समझ गया था कि विंग का ये फर्स्ट टाइम था और वांग जी ने उसकी ले ली थी। दैट्स वाई वो थोड़ा सा खुश भी हो रहा था, थोड़ा सा डर भी गया था। तो वो कॉल करने की कोशिश करता है पर ईगो बीच में आते हुए क्लैश कर रहा होता है और वांग जी फाइनली उसे कॉल नहीं करता है। अगले दिन विंग जब ऑफिस आता है, वांग जी कैबिन में आते ही क्रिस से पूछता है कि क्या वो आ गया है, तो क्रिस बोल देता है हाँ सर वो आ गए हैं। उसके बाद वो उसे बुलाता है तो विंग उसके सामने में खड़ा था। वांग जी क्रिस को बोल देता है जाओ कॉफी लेकर आओ। विंग उसके पास आते हुए कहता है सर एक्चुअली में आपने मुझे बुलाया। तो क्रिस वांग जी विंग कहता है क्रिस कह सॉरी वांग जी कहता है विंग से हाँ तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? विंग कहता है क्या सर मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है परसों रात के तुमने मेरा एडवांटेज लिया है, तुमने ये जानबूझ कर किया ना? फिंग कहता है नशे में आप थे, आपको लगता है कि मैं ये जानबूझ कर करूंगा? भंग जी कहता है हाँ तुमने जानबूझ कर किया ताकि तुम मेरे करीब आ सको। मुझे पता है तुम राम्या की वजह से उस दिन जेलस फील कर रहे थे और तुम गुस्सा भी थे, और जब जब मैंने गलती से तुम्हें कॉल कर दिया तो तुम्हारे पास एक मौका था मेरे पास आने का और साबित करने का कि तुम राम्या से बेस्ट हो, पर तुम भूल गए हो कि तुम
कितने भी बेस्ट हो सकते हो पर मुझे बच्चा कभी नहीं दे सकते। विंग कहता है हाँ सही कहा। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तो कहता है क्या सर? ये सारी फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है और उस रात के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आपने स्टार्ट किया था और मैंने आपका साथ दिया था। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा था सर। ये तो बोलकर विंग बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। विंग अपना सारा सामान और ये सब कुछ को ना पैक वैक कर देता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि जितनी बार मैं इस इंसान को देखूंगा ये इंसान मुझे बस जलील करेगा। जलीलियत के बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं टिक सकता। क्रिस के पास आते हुए कहता है हे, तुम आज कॉफी बनाना सीख ही लो, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें नहीं सिखाऊंगा और अगर नहीं आए तो बनाना मत, उसे खुद बोलना आकर बनाने के लिए। क्रिस उसके टोन को देखते हुए कहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे कि आप कहीं जा रहे हो? बिन कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो बोलने के साथ ही वो क्रिस को कॉफी बनाना सिखाता है। क्रिस कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूं आपके जैसा टेस्ट नहीं आता है। मैंने भी सब कुछ सही मात्रा में डाला है पर मेरा टेस्ट देखिए। विंग उसे देखता और कहता है एक दिन जरूर सीख जाओगे। उसके बाद विंग वहां पर आता है, अपने सारे सामान को ऐसे फाइलों को पैक कर देता है और करने के साथ ही वो अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि इस पे सारा तुम वर्क कर देना और ये फाइल सर को दे आना जब मैं चला जाऊं उसके बाद। उसकी सेक्रेटरी को हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 4 फाइल था जिसको उसने कंप्लीट करने के साथ उसको दिया हुआ था। तो विंग उस दिन पूरा शाम काम करता है 8 बजे तक और उसके बाद वो सभी चीजों को वांग जी के कैबिन में रख देता है। 2 फाइल जिसे सेक्रेटरी को बोला था देने के लिए वो कल देने वाली थी। वो सब कुछ करने के बाद एक लुकआउट लेता है पूरा ऑफिस का, जो कि काफी खूबसूरत था और सैड फील भी हो रहा था क्योंकि वो पिछले 3 साल 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा था और उसने अच्छा बुरा हर सिचुएशन देखा हुआ था और अपने आप को सर्वाइवल मोड में भी ऑन रखा हुआ था। सीजन सर ने उसकी हमेशा तारीफ की थी पर आज वो इस कंपनी को छोड़ के जा रहा था। तो सब कुछ हो जाने के बाद वो घर आता है, अपना सामान पैक करता है और वहां से वो चला जाता है अपने घर जहाँ पे उसे रहना था। उसकी मॉम वहां पे अकेले रहती थी, उसके डैड नहीं थे। विंग अपनी मॉम को देखकर खुश हो जाता है एंड देन थोड़ी देर के लिए उनसे गले मिले हुए था। उसकी मॉम कहती है सब कुछ ठीक तो है ना? विंग कहता है सब कुछ ठीक है मॉम। और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। उसकी मॉम ना अपना एक बन शॉप चलाया करती थी जिसे विंग भी उनकी मदद करने के लिए उनके पास आ जाता है क्योंकि वो अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहता था। उसकी मॉम कहती है तुम पढ़ लिख करके इतने अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? विंग कहता है बस आप सब लोगों की याद आ गई, दैट्स व्हाई मैं यहाँ आ गया। क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ नहीं रह सकता? तो उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। विंग वहां से जाने वाला था कॉन्टी साइड एरिया में जहाँ पे उसे कोई ना ढूंढ पाए और वो सबसे अलग दूसरे शहर में रहने वाला था। दैट्स वाई वो 3-4 दिनों के लिए घर आया हुआ था। जितने दिन विंग घर पे रहता है वो अपनी मॉम के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि उसे अच्छी यादें लेकर जानी थी और वो वहां से चला जाता है। अब इधर हमारा वांग जी जो कि अगले दिन जब ऑफिस आता है तो वो क्रिस को बोलता है कॉफी लेकर आने के लिए। क्रिस उसे कॉफी बनाकर लाकर देता है। वांग जी पीते ही थूक देता है और कहता है ये क्या है? क्रिस कहता है सर आज से आपको यही कॉफी पीनी पड़ेगी, मैं कितना भी कुछ कर लूं मैं अच्छा कॉफी नहीं बना सकता हूँ। वांग जी उसे देखते हुए कहता है जाओ जाके विंग को बोलो। क्रिस कहता है सर चलेगा हम। वांग जी कहता है क्या बकवास कर रहे हो? तो क्रिस कहता है मैंने कहा सर चले गए हैं। जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तो बोलकर वो बाहर आता है तो विंग का पूरा डेस्क खाली था। आते ही उसके सेक्रेटरी को कहता है कि विंग कहाँ है? उसकी सेक्रेटरी कहती मुझे नहीं पता पर सर ने कहा कि ये फाइल आपको दे देने के लिए। वांग जी उसे कॉल लगाता है तो उसका कॉल ब्लैक लिस्टेड जा रहा था। वांग जी दांत पीसते हुए अंदर आते हुए कहता है वो ऐसे कैसे जा सकता है? तभी थोड़ी देर में सीचन भी ऐसे ऑफिस आ गए हुए थे। आते सीधे वांगजी के पास आते रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ कर ऐसे उसके सामने फेंकते हुए कहते ये क्या है? वांगजी कहता है क्या क्या है? जब वो उस रेजिग्नेशन लेटर को देखते हैं तो कहते हैं ये विंग का है। सीजन कहते हैं ओ अब ये मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं है, क्या किया है तुमने उसके साथ में? हाँ। वांगजी कहता मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे तो पता तक नहीं है कि वो चला गया है, कम से कम जाने से पहले वो मुझे बता के तो जाता ना। सीजन कहता वो तुम्हें क्यों रिपोर्ट करे, वो मेरे लिए काम करता था। मैंने इतने भरोसे के साथ में ये कंपनी तुम्हें दिया, अपने अच्छे एम्प्लॉय तुम्हें दिए ताकि तुम इस कंपनी को ग्रो कर सको। तुम जानते हो वो हमारे कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। क्या तुम अपने पर्सनल मसले अलग नहीं रख सकते थे? हाँ। सीजन कहता है वांग जी कहता है सीजन से बट गॉड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीजन कहते हैं जब तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो वो इतना इमोशनल वीक क्यों लग रहा था? वो बहुत सैड था, कुछ तो हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि क्या किया है तुमने बट हाँ जो भी किया है ना
उसका पश्चाताप तुम बहुत बुरी तरीके से करने वाले हो। उसका नंबर नहीं लग रहा है, मैं उसे ढूंढ चुका हूँ पर वो मुझे मिल नहीं रहा है। वांग जी कहता है, क्या अचानक से वो गायब हो गया? सीजन कहते हैं, अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हें खुश होना चाहिए। इतना बोलकर वो भी वहां से चले जाते हैं। वांग जी को जैसे मानो झटका ही सा लग गया था। एंड देन वो अपने सीट पे आके बैठ गया था और किससे कहता, चल यहाँ से। वांग जी अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि विंग चला गया है। वो बार बार उस नंबर को कॉल कर रहा था पर नंबर नहीं लग रहा था। वांग जी कहता, तो क्या हुआ, तुम्हारे बिना मैं इस कंपनी को ग्रो करके दिखाई दूंगा। इतना बोल करके वापस से अपने काम में लग गया था, जैसे मानो कि कुछ देर की आंधी आई थी और वांग जी उस आंधी में बच गया था, सरवाइव कर चुका था और अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग दूसरे कंट्री में आ करके और अपने सारे सामानों को सेट कर रहा था। अब उसे जॉब के लिए अप्लाई करना था पर फिलहाल से वो उसके पास पैसे बहुत थे पर वो घर में बैठकर बोर नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो जब भी बैठता या कुछ करता अकेले रहता तो उसे याद आता। तो उस दर्द से बाहर निकलने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना कोई कॉफी शॉप में या कहीं ऐसी जगह काम देख ले जब तक कि वो पूरा पोर्टफोलियो तैयार करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई ना कर दे। ये सोच करके वो एक बेकरी शॉप में जाकर के काम करने के लिए अप्लाई करता है। उसकी डिग्री देख करके तो सब दंग थे पर फिर भी वो उसे रख लेते हैं। वांग जी अब विंग उस बेकरी शॉप में काम करना स्टार्ट कर देता है। उसे अच्छा लग रहा था, वहां पे बहुत सारे कस्टमर को देखकर, नए नए लोगों को देखकर, फैमिली को देख करके उसे अच्छा लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पहले तो ईगो में बहुत ऐसे घमंड में घूम रहा होता है, नहीं तुम जा रहे हो जाओ, हाँ मैं अकेले कर लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे या वाटेवर जो भी। बट अब जाकर के उसे रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था कि वो एक कॉफी बिना उसके वो पी नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी को विंग की कॉफी पीने की आदत लग चुकी थी। दूसरी तरफ विंग सच में कम्युनिकेशन स्किल्स उसका इतना अच्छा था कि वो जब भी वांग जी के साथ में अपनी पूरी टीम के साथ में कहीं पे भी जाता था तो उसे इजीली रूम अवेलेबल हो जाते थे। जिस प्रोजेक्ट में वो हाथ डालता था और बातें बातें करता था या जिस प्रोजेक्ट के साथ उसे काम करना रहता था, सारे जैसे कि नीचे नीचे स्तर के होते हैं ना, मैनेजर एम्प्लॉय ये सब लोग, विंग के साथ अच्छे से कनेक्शन होने की वजह से काम इजिली हो जाता था। अब हर चीज डिले 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 हो रहा था। वांग जी का फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राम्या पूरी कोशिश कर रही थी वो वांग जी के करीब आने की, लेकिन राम्या के सामने तो वांग जी जैसे घास डालता ही नहीं था। क्या खाओगी बकरी, चलो निकलो इधर से, जस्ट लाइक। और वही दूसरी तरफ राम्या वो सोचती है कि वो वांग जी के साथ में नाइट स्पेंड करेगी ताकि वो वांग जी सर को ना अपना बना सकेगी। दैट्स व्हाई आज मीटिंग के लिए जब राम्या और क्रिस और वो सब साथ में आए हुए थे, राम्या और वो लोग जब बातें कर रहे होते, एक तो सामने वाला बंदा उससे पट नहीं रहा था, मतलब कि वो पटा रही थी वो पट नहीं रहा था। ऊपर से वो विंग को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने पहले भी विंग के साथ में काम किया था और वो इन्वेस्ट करने के लिए उसी के लिए राजी हुआ था। वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, कंपनी पैसे इन्वेस्टमेंट का जिम्मा उठाने वाली है, आप किसी और को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो वो कहता है, ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, आदमी को देख करके आदमी के साथ में काम करने का मन करता है। भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, बट अगर आप अपने लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं और अगर आप कंपनी को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए लोगों की हेल्प नहीं लेंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वांग जी को ये बात समझ में आ चुकी थी। वो गुस्से के मारे वहां से निकल जाता और राम्या से कहता, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाली हो पर इसे मनाओ। राम्या के पास टफ सिचुएशन था, दैट्स व्हाई वो वापस रिटर्न आती हैं और आते ही उसको सिड्यूस करना स्टार्ट करती है। वो शख्स भी बहुत अच्छा बंदा था, अपनी बीवी का लॉयल बंदा था। दैट्स व्हाई उसे कहता है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जानता हूँ, तुम पैसे गोल्ड डिगर को देखकर लोगों को फंसाती हो और अपने काम निकल जाने पर उन्हें लूट कर चली जाती हो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, तो मुझसे दूर रहो तुम, इतना बोल करके और वो वहां से चली जाते हैं। राम्या के पास अब बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं वांग जी अपने पेंट हाउस आ गया था। राम्या सोचती है कि क्यों ना इसका मैं फायदा उठाऊं। वो पहले तो उस पेंट हाउस के पास आती है, थोड़ा सा अपने कपड़े को ना ऐसे चीर फाड़ कर आई थी, आते ही थोड़ा लिपस्टिक वगैरह कैसे ऐसे लपेस पेस करके डोरबेल बजाती है। वांग जी जस्ट आकर के सोफे पे बैठा ही था। डोर ओपन करने ही राम्या को देख कर कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राम्या सीधा हक कर लेती है, रोते हुए कहती है, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं तो उनसे अच्छे से बात कर रही थी पर जब वो मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगे तो मैं वहां से भाग आई। वांग जी को वही उस दिन वाला विंग के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ याद आ रहा था और कहता है, राम्या तुम्हें आई थिंक से घर जाना चाहिए, बाकी का काम मैं देख लूंगा, ओके ना? इतना बोलकर अपना ओवर कोट उतार कर उसे दे के और बोलता है जाने के लिए। राम्या कहती, सर मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ रुक सकती हूँ। वांग जी कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। राम्या कहती, सर मैं आपको पसंद करती हूँ, प्लीज सर। वांग जी
उससे दूर होते हुए कहता है, राम्या ये क्या बोल रही हो? राम्या वापस से चीप होते हुए कहती है, मैंने कहा सर मैं आपको पसंद करती हूँ। वांग जी उसे दूर करता है और कहता है, राम्या ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानती हो कि मैं विंग को लाइक करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और को लाइक नहीं कर सकता। अचानक से वांग जी ने ये जब बोला तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोला। फिर वो कहता है, राम्या देखो ये सभी चीजें करना बंद करो, ओके ना? राम्या कहती, सर वाई? विंग सर वो लड़का है, वो आपको हायर नहीं दे सकते, आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते जो मैं दे सकती हूँ। इतना बोलकर वांग जी के हैंड को अपने चेस्ट पे रखते हुए राम्या कहती है, मैं आपको सारा सुख दे सकती हूँ, सब कुछ। और इतना बोलकर अपने पूरे कपड़े को राम्या जैसे पहले तो उसका कोट उतारती है, फिर पूरा कपड़ा उसके सामने में खोल के जो ड्रेस वेयर किया था वन पीस वो सीधे निकाल कर नीचे गिरा देती है। और वो दो पीस में थी, समझ जाओ क्या पहनी होगी। एंड उसके सामने में खड़ी थी वांग जी अपने फेस को टॉन करते हुए कहता है, राम्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से तुम्हें देखूंगा तो मैं सेड्यूस हो जाऊंगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर वो अपने कोट को उठा करके फिर से उसके ऊपर डालते हुए कहता है, यहाँ से जाओ राम्या, कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, ना ही कोई जगह है, ना ही मुझे तुम्हें देखकर वैसी फीलिंग आ रही है, हाँ बल्कि गुस्सा आ रहा है। इतना बोल करके वांग जी ऊपर अपने कमरे में आकर के मिरर में खुद को देखता है। एक दो थप्पड़ खुद को खींच लेने के बाद कहता है, तुम्हें क्या हुआ था जब तुमने उसे छूना स्टार्ट किया था? और आज तुम्हारे सामने में राम्या खड़ी थी, पर तुमने उसे ऐसे मुंह मोड़ा जैसे कि तुम गुनाह कर रहे हो उसे देखकर। वांग जी अपनी कसम में डूबा हुआ था, अपनी आंखें बंद करते हुए उस रात की सारी चीज, क्योंकि उसे बाद में सब कुछ याद आ गया था। वो सारी चीजों को जैसे ही याद करता उसकी बॉडी हीट होना स्टार्ट हो गई थी और वो समझ गया था कि उसने क्या खो दिया है। वांग जी एक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, जब सामने था तब मैं उस पर चिल्लाता रहता था, डांटता रहता था, और अब देखो मैं उसे गंदा वाला मिस कर रहा हूँ। इवन मेरी बॉडी भी उसकी क्रैविंग कर रही है। जब मैंने सुबह में ब्लड स्टेन देखा था तो मैं कितना खुश हो गया था। ये फर्स्ट टाइम ही सही, पर मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ थे। पर क्या किया मैंने? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। विंग कहाँ हो तुम? इतना बोलकर वो क्रिस को कॉल करता है, कहता है, क्रिस क्या तुम्हें वो मिला? क्रिस कहता है, नहीं सर। इतना बोल करके वो फोन रखने ही वाला था तभी वो कहता है, राम्या यहाँ है, इसे ले जाओ। क्रिस कहता है, क्या सर? और वो फटाक से फोन कट करके और वांग जी के घर भागता है। जैसे वो वहाँ आता है तो राम्या जा रही होती है। क्रिस सबसे पहले तो राम्या को उस कार में डालते हुए कहता है ड्राइवर से कि इसे घर छोड़ कर आओ। राम्या वहां से उसके कोट के साथ जा रही होती है। क्रिस उसे देखकर समझ गया था। वो ऊपर आता है, डोरबेल बजाता है तो डोर ओपन नहीं करता वांग जी। वो खुद ही सिक्योरिटी कोड डालकर अंदर आते हुए कहता है, सर सर। वांग जी नीचे आता है जो कि उसने शर्ट को ऐसे लीज को ऊपर किया हुआ था और कहता है, क्या हुआ क्रिस? क्रिस कहता है, सर आप राम्या के साथ क्या कर रहे थे? हाँ। तो वांग जी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहता है, सर उसके कपड़े और वो। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, वो कह रहे थे कि वो उस इन्वेस्टर के साथ में। तो क्रिस कहता है, ये हो ही नहीं सकता सर, आपको पता है। फिर वो ना फुटेज दिखाना स्टार्ट करता है जिसमें राम्या विंग और वांग जी सर का पिक्चर निकाल रही होती है एंड देन किस तरह से और वो ड्रिंक जो था वो उस इन्वेस्टर के लिए लेकर आया हुआ था। एंड देन जब विंग उससे मिलने आया था तो वो उसे मोलेस्ट करने के लिए पहले से उसने बोल के रखा हुआ था और उसे सड्यूस करते हुए उसे किस करते हुए निकल गई थी। तो क्रिस जब दिखाता है वांग जी को तो कहता है, ये क्या है? तो क्रिस कहता है, सर मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर हाँ उस दिन जो विंग सर के साथ में जो कुछ भी हुआ था वो राम्या मैम ने जानबूझ कर कराया था। वांग जी कहता है, बट वाई? कहता है, मुझे नहीं पता सर, आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। वांग जी उस समय गुस्से का घूंट पी जाता है और क्रिस से कहता है कि विंग को ढूंढो। क्रिस कहता है, सर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आई होप कि वो मिल जाए। इतना बोल करके और वो वहां से चला जाता है। अब वहीं अगले दिन वांग जी राम्या के सामने राम्या उसके सामने में खड़ी थी और दांत पीसते हुए वांग जी कहता है, आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? राम्या को तो पहले खुद समझ नहीं आया, फिर वो सारे पिक्चर्स को वहां पे रख देता है और कहता है, अब बताओ। राम्या अपने घुटनों पर आते हुए कहती, सर क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, और जब आप हम सबसे ज्यादा विंग सर को तवज्जो देने लगे थे तो मुझे जलन होने लगी थी। मैं बस चाहती थी कि आपका थोड़ा सा टेंशन मुझे मिले, और मुझे जो समझ में आया वो मैं करती चली गई। हंग जी कहता, वाह, तो तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो? राम्या अपने आप से कहती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, पर वो कुछ भी नहीं बोलती बाहर से। हंग जी चिल्लाते हुए कहता, मैंने कुछ पूछा है। राम्या कहती है, आई एम सो सॉरी सर, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक चांस दे दीजिए। हंग जी उसका गला दबाते हुए नीचे फेंक देता और कहता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं क्रिस।
सब कुछ इसका पैकअप करो, और हाँ, तुम्हें 1 साल की पूरी पेनल्टी भरनी होगी, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि सच में मैं तुम्हारे साथ बुरा कर दूँ। वंग जी उसे डरा धमका कर वहां से भगा देता है। रम्या को वहां से फायर करने के बाद किसी और कंपनी में जॉब भी नहीं मिलने वाला था, दैट्स व्हाई वो उसे वहां से निकालने के साथ ही क्रिस को कहता है, क्या वो मिला? क्रिस कहता है, हाँ सर, वो मिल गए हैं, हमें निकलना होगा आज ही ताकि हम उनसे बात कर सकें। वहीं दूसरी तरफ विंग को आए हुए ना 3 मंथ्स हो चुके थे। विंग जो कि अपने टमी पे हाथ लिए हुए कहता है, पापा मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। अब वो याद करता है जब वो कैफे शॉप में एक दिन काम कर रहा होता है, तो ऐसे पार्टी वार्टी होती रहती है ना कभी कभी, जिसकी वजह से लेट नाइट हो चुका था, वो फेंट हो गया था। उसे हॉस्पिटल जब एडमिट कराया गया, पहले तो वो चेक करते हैं डॉक्टर, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा था, लेकिन जब बाद में पूरे अच्छे से चेक करने के साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो प्रेग्नेंट है, एंड देन वो कहता है, ये क्या है? अरविंद को खुद नहीं पता था कि ये क्या है, दैट्स व्हाई वो कहता है, मुझे नहीं पता सर कि ये क्या है। और जब दोबारा रीचेक किया जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मैन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, दैट्स व्हाई वो कहता है, आप ठीक से रीचेक कीजिए। 2-3 बार रीचेक करने के बाद फिर से कंफर्म हो गया था कि विंग प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर जब अच्छे से चेकअप करते हैं पूरा फुल बॉडी स्कैन, तो उन्हें पता चलता है कि विंग बेबी को बर्थ दे सकता है। कभी कभी ऐसे स्पेशल केस होते हैं। विंग उस दिन से पहले तो सदमे में था 7-8 दिन तक, कि वो किसे बताए ना बताए, पर फिलहाल से उसने अपनी मम्मा को नहीं बताया था। पर हाँ, अकेले बेबी को राइज करना स्टार्ट कर दिया था। जिस कैफेटेरिया में वो काम करता था, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। विंग ऐसे ना गलत फैमिली में डालकर काम करना नहीं चाहता था, दैट्स वाई वो रिजिग्नेशन लेटर ला करके उसे देता है और कहता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पहले तो वो दोनों दंपति शॉक्ड हो गए थे, एंड देन विंग जब बाद में बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है और लोग क्या बोलेंगे, तो वो दोनों कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मेल प्रेगनेंसी को हैंडल नहीं करते हैं, एंड देन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। विंग तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि विंग के कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वहाँ पे कस्टमर्स बहुत आने लगे थे। एक तो वो फायदा, दूसरा कि उन दंपतियों के पास बच्चा नहीं था, तो वो विंग को ना बेबी की तरह ऐसे मानते थे, दैट्स वाई। तो फिर विंग वहाँ पे रह के काम करने लगा था, तो वो अंदर का काम करता, बाहर का सारा काम स्टाफ और वो लोग खुद कर लेते थे। तो एज यूजुअली बैक टू द करंट डे, विंग अपने टमी पे हाथ रखे हुए बेबी से बात करते हुए कहता है, काश तुम्हारे पापा को मैं कभी बता पाता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, पर मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम एक हो। और ये बोलते हुए वो बेबी से थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वांग जी जो कि संघाई के लिए फ्लाइट ले चुका था बीजिंग से, एंड देन वो आता है विंग को ढूंढने के लिए। वो क्रिस कहता है, सर हमें स्टे करना चाहिए, पर वांग जी कहता है, पर मुझे उसे देखना है। कहता ठीक है सर। वो सीधे उस कैफेटेरिया की तरफ आते हैं जहाँ पे विंग काम कर रहा था। क्रिस ने कितना आईपी एड्रेस वगैरह सब ऐसे चेंज वेंज करते उल्टे, सिम उम जो चेंज वेंज होता है तो आईपी एड्रेस वगैरह सेम ही रहता है ना, कितना तिक्रम लगा करके फाइनली उसने विंग के नंबर को हैक करा हुआ था। एंड देन उसे पता चल गया था लगभग 20-25 दिन पहले ही, पर वो वांगजी सर को बता नहीं रहा था। पर आज ये सब कुछ हो जाने के बाद उसने बताना जरूरी समझा था, ताकि वो भी चाहता था कि विंग सर वापस आ जाए। तो वो उसे बोलता है, वो दोनों उस कैफेटेरिया के सामने में खड़े थे जिसका नाम था सनसाइन। जिसे देखते हुए वांग जी कहता है, क्या वो मुझे माफ करेगा? कहता है, पता नहीं सर, शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट 5-6 बज रहे थे, क्राउड था। वांग जी अंदर जा करके विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि ऐसे ना सबको केक ना सर्व कर कट कट करके रख रहा था, जाके स्टाफ ना ले लेके जा रहा था। वांग जी सीधे उसके सामने में आते हुए कहता है, ही। विंग कहता है, क्या चाहिए? और जब मुड़ता है तो वांग जी को देखते हुए उसके हाथ रुक जाते हैं, कहता है, वांग जी सर। वांग जी कहता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? विंग कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी पीछे से वो जो मैरिड कपल थे वो आते हुए कहते हैं, ओ तो आप हो इसके पार्टनर, आपको नहीं लगता कि आपको इसकी केयर करनी चाहिए? तभी विंग कहता, मैम। कहता है, क्या मैम? उससे पता तो होना चाहिए ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। भाई साहब, वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक गया था। कहता, क्या कहा आपने? प्रेग्नेंट? विंग कहता है, मेरे साथ बाहर चलो, और उसे खींच करके बाहर लेकर के एक साइड आ जाता और कहता है, अब यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ। हम जी कहता है, पहले तुम बताओ, तो तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। तो कहता है, क्यों? आश्चर्य हो रहा है कि एक मैन बच्चे को जन्म दे सकता है, वैसे आपने कहा था कि मैं बच्चा नहीं दे सकता, पर गुड न्यूज, मैं बच्चा देने वाला हूँ। फंग जी कहता है, क्या ये मेरा बेबी है? विंग कहता है, नो, ये मेरा बेबी है। फंग जी उसके टमी को ऊपर हाथ रखने वाला था, तो विंग उसके हैंड को हटाते हुए कहता है, मैंने कहा ना ये मेरा बेबी है।
मुझे कहता विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता क्या बात करनी है? यही ना कि पैसे देने हैं, मैंने छोड़ा था 1 साल का पेनल्टी चार्ज देना है। ओके मैं सेंड कर दूँगा, आप जाइए सर यहाँ से। वांग जी कहता नहीं, ऐसा नहीं है। विंग कहता तो क्या है? जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल इससे पहले ही फिर वांग जी से गले लगा लेता और कहता मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता किस बात के लिए? वांग जी कहता तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक फेक डेटिंग नहीं बल्कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। तुम्हारी कॉफ़ी की याद आती थी, तुम्हारी फ़ाइल की याद आती थी, इवन हर मीटिंग में मुझे तुम्हारी याद आती थी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद कोई ऐसा एडवाइज़र मुझे मिला ही नहीं, जो सटीक आंसर करके मेरी बोलती बंद कर दे, हर क्रॉस क्वेश्चन का आंसर कर दे। कोई नहीं मिला। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इंसल्ट करके। और तो और मैं डर गया था जब मुझे याद आया कि उस रात वन नाइट स्टैंड के टाइम पे मैं तुम्हारे ऊपर अग्रेसिव हुआ था। मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता सर क्या फ़र्क पड़ता है? जी कहता फ़र्क पड़ता है, मुझे पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं उस फेक डेटिंग में भी हमारे लिए लव, कंसर्न, केयर, प्यार तो था। भले ही वो सब दिखावा था। तो जब भी किसी और के साथ जाते या पास जाते तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, पर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। और आज जब जब मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं कितना खुश हूँ, तो मैं बता नहीं सकता। विंग उसे देखता रह कहता है बट सर। वांग जी कहता है प्लीज़ मुझे अनजान जान बुलाओ या फिर वांग जी। विंग उसे देखकर कहता है हमारा रिश्ता। वांग जी कहता है जब हम एक फेक डेटिंग में रह सकते हैं तो हमारा रिश्ता इतना मजबूत क्यों नहीं हो सकता विंग? आपको हो सकता है, मुझे चांस दो प्लीज। इतना बोलते हुए इसके दोनों हाथों को लेकर के ऊपर किस करता है, कहता है प्लीज विंग प्लीज, बेबी के लिए, तुम्हारे लिए। विंग उसे देखता है कहता है मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। वो मुझे कहता ठीक है मत कर लो, लेकिन प्लीज। इतना बोल करके वो उसके टमी पे अपने सर रखते हुए कहता बेबी प्लीज मम्मा को मना लो। हम जी कहता है आपको कैसे पता है कि ये बेबी आपका है? मे बी शायद मैं किसी और। वांग जी कहता शट अप, मुझे पता है उस रात तुम स्टिल वर्जन थे वी, और मैंने सब कुछ किया था। अगर ऐसा रहता तो तुम्हारे बहुत सारे पार्टनर होते और तुम यहाँ पे इस तरह से काम नहीं कर रहे होते। इसलिए ये मत बोलो। विंग कहता है अच्छा तो आपको लगता नहीं कि आप कुछ बहुत जानने लगे हो? हम जी कहता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। विंग उसे कहता है इतनी भी देर नहीं हुई है, बस 3 ही मंथ तो हुआ था, दोबारा मुझे अच्छे से मनाओगे तो मैं मान जाऊंगा। वांग जी कहता है कैसे मनाना है? विंग कहता है घुटनों पे बैठो और मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। विंग कहता है तो वांग जी फटक से बैठ जाता है, विंग का हाथ लेता है, देन कहता है विल यू मैरी मी? भाई साहब कैफेटेरिया के जितने भी लोग थे वो सब ना इन लोगों की बातें सुनने के लिए बाहर आ गए हुए थे। एक दो आया था तो सब चढ़ के आ गया था। सब लोग जैसे ही क्लैपिंग करना स्टार्ट करता है, विंग और वांग जी उस तरफ देखते हैं एंड देन सब लोग चिल्लाना शुरू, किस किस किस। फिर वांग जी उठता है और सीधे विंग के कमर में इसे शाहरुख खान वाले स्टाइल में नीचे झुकाता है एंड देन उसके हाथ को ऐसे हवा में फ्लाई किए हुए था एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करता है। हल्का सा एक लाइट किस था कैप्चर किए हुए, दैट्स इट। फिर विंग शर्माते हुए कहता धत तेरी की, इतने सारे लोग हैं क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है तो ये अच्छा है। फिर वो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं देन फिर वो लोग अंदर आ गए थे। फिर वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था जहाँ पे विंग काम कर रहा होता है। सब कुछ हो जाने के बाद वो मैरिड कपल इसके पास आते हैं और कहते हैं इसका ध्यान रखना ओके ना? वांग जी हाँ में सर हिला देता है एंड देन विंग को कहता है तो चले। विंग कहता है हाँ पर उससे पहले मम्मा के पास जाना है। फिर वांग जी और विंग अपना सारा सामान लेकर के वहाँ से विंग के मम्मा के घर आते हैं, जहाँ पे उसकी मम्मा ना विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और फिर रात को जब खाने पे सारे लोग बैठते हैं तो विंग मम्मा को बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड देन वो शादी करना चाहता है वांग जी सर से। पहले तो उसकी मम्मा वांग जी को घूर कर देख रही होती है, क्योंकि जब विंग यहाँ आया था तो वो बहुत परेशान था और घबराया हुआ भी था। इसकी वजह से उसकी मम्मा तो उसे पहले डांट लगाती है एंड देन बाद में कहती है मेरा बेटा बहुत भोला है और बहुत अच्छा भी है, इसका ख्याल रखना वरना मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। और रात का सारा बर्तन वांग जी से धुलवाता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है दामाद जी, बर्तन धुलो तुम। और इतना बोल करके उसको मच्छर से कटवाने के लिए क्रिस और वांग जी को बाहर बरामदे में सुलाता है, नहीं तुम उधर ही सोओगे, तुम घर में नहीं आओगे, मच्छर काट के तुम्हारा खून पी के तुमको टाइफाइड दे के जाएगा, तुम वही डिजर्व करते हो दामाद जी, बी लाइक ओके सासू मॉम, टाइफाइड साथ में लेके जाएंगे हम। उसके बाद अगले दिन उसकी मॉम उन दोनों को आशीर्वाद देती है और साथ में वांग जी विंग को लेकर के घर आता है, जहाँ पे वांग जी अंकल के सामने में विंग को लेकर प्रेजेंट था। अंकल कहते हैं ये सब क्या है? वांग जी बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और विंग प्रेग्नेंट है तो शादी करना चाहता है। उसके डैड सॉरी उसके अंकल कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? उसके डैड और उसके मॉम भी आ गए हुए थे, सब कहते हैं अच्छा। तो जब
तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो हम होते कौन है बोलने वाले। तभी वांग जी कहता है और गगा की भी शादी करा दीजिए। सीचन दांत पीसते हुए कहता है वांग जी कहता है और गगा चांगचिंग को पसंद करते भाई साहब। घर में तो जैसे मानो भूचाल ही आ गया था, सब एक साथ चिल्लाते हुए कहते क्या कहा। तो वांग जी कहता है प्यार तो प्यार होता है और अच्छा है ना, दुश्मन को हमें पालना चाहिए, क्या पता वो हमारे काम है। और अगर गगा से उसकी शादी हो जाएगी तो राइवल्स मर्जर हो जाएंगे ना, तो राइवल्स को मर्जर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा फायदा है। अंकल किरण पागलों की तरह हंसते हुए कहते सही कहा तुमने, अब मैं उससे इतना सारा डाउरी लेने वाला हूँ कि उसकी खटिया खरी हो जाएगी। सीचेन वांग जी को देखते हुए कहता है आई विल किल यू। अरे तो बोलकर उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। विंग और वो लोग घर में ही रह गए थे, पर वांग जी और विंग पूरा गार्डन रौन डाला था। और सीचन भी लाइक तुम्हें मेरे हाथ आओ, तुमको पीटता हूँ मैं, तुम्हें मार डालूंगा मैं। वांग जी कहता है गलत क्या है, मैंने तो शादी की बात की, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी शादी हो रही है। सीचन कहता है इसके बाद के सर्कमटेंसेस क्या। अंकल अंकल तुम्हें पता है चांगचिंग के पापा को बेइज्जती कर करके मार डालेंगे उन्हें। तो कहता है अरे छोड़ो भी, वो कौन से कम है, वैसे भी उन दोनों के बीच में ऐसे टनाटनी होते रहती है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको चांगचिंग से शादी करनी है। ये बोलते हुए उसको करके भाग जाता है। फिर 2 दिन बाद पूरी लैंड फैमिली आती है, जियांग फैमिली बिना बुलाए। और जैसे ही कार लगती है जियांग सिंह के तो प्राण पखेरु निकल गए वैसे। जियांग फिमियांग बिना अनइनवाइटेड गेस्ट को फिर भी वेलकम करते हुए कहता है बोलो मुंह उठाकर कैसे आना हुआ। अंकल किरण हंसते हुए कहता है तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ डेट कर रहा है। चिंगोजुन भी कहते हैं हाँ सही कहा इसने, दैट्स वाई अब मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी कर दी जाए। थ्रीचन से जब पूछा जाता है तो वो हाँ में सर हिला देता है। और जियांग फिमियांग भी लाइक तुमको यही मिला था पूरा दुनिया में, नहीं तुम हमारे ही बेटे हो ना, नहीं मतलब मिट्टी पाओ तुम। और इतना बोलकर उसको घूर के देख रहा होता है। जंग सिंह बी लाइक डैड आई एम सो सॉरी ना डैड। उसकी मॉम कहती है एक शर्त पे, आपको इतने सारे डाउरी और ये सारे प्रोजेक्ट हमें देने होंगे। अंकल किरण भी सेम ऐसा ही सारा टैंट्रम थ्रो कर देते हैं। और चेंगोजुन और जंग मियां बी लाइक हो गया शुरू। और इतना बोलकर वो बैठे हुए थे जब तक कि इन दोनों बीच में सेटलमेंट नहीं हो गया था। सारे लोग मान गए थे क्योंकि बिजनेस राइवल बिजनेस मर्जर बनने वाले थे। अब हालांकि यहाँ पे लैंड किरण और जियांग यू के बीच में बहुत एकदम घमासान वाली टनाटनी चल रही थी, बट इसके बीच में बच्चे की शादी के लिए सब एग्री कर गए हुए थे। पूरे 4 दिन बाद लैंड फैमिली में जियांग फैमिली और साथ में विंग की शादी होने वाली थी। विंग को भी मामा को बुला लिया गया था और कुछ कुछ लोगों को और बुलाया गया था। वांग जी विंग सीचेन जांगजिंग सबने व्हाइट कलर के ड्रेस वेयर किए हुए थे एंड देन वो सब लोग स्टेज पे खड़े थे। वांग जी विंग को रिंग पहना देता है, विंग भी वांग जी को रिंग पहना देता है। सीचन भी वांग जी जांगजिंग को रिंग पहनाता है और जांगजिंग भी सीचन को रिंग पहना देता है। अब यहाँ पे सब कुछ बॉल्स हो गया था, किस करके शादी लॉक करना ही था कि अंकल कहते हैं ठहरो। जांग कहती अब क्या हुआ। उसके अंकल कहते हैं एक और प्रोजेक्ट है वो मुझे दे दो तो ये शादी लॉक हो जाएगी, वरना ये शादी ऐसे ही रह जाएगी। सीजन और जांग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मे भी हमारी शादी होगी भी या नहीं। जांग यू कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। इतना बोल करके वो जांग जिंग का हाथ पकड़कर खींच के नीचे लेकर आ जाती है। और सीचन भी लाइक वांग जी कुछ कर, वांग जी कुछ कर। वांग जी कहते हैं अंकल ये क्या कर रहे हैं। तो अंकल कहते हैं इसको बहुत ईगो है, मुझे इसका ईगो तोड़ना है, दैट्स वाई से बोला ये प्रोजेक्ट हमें दे दे, हम इसके बेटे को अपने साथ रखने वाले हैं, तो इतना तो बनता है ना। नहीं कहती है किरण बस करो क्या कर रहे हो। कहता भाभी प्लीज आप शांत हो जाओ। चंगोजन कहते तू सुधर जा, तू मेरा ही भाई है ना। अंकल आते हुए कहता है चिल्लाते हुए ये क्या बकवास लगा रखा है आप लोगों ने। शादी हो जाने के बाद आप दोनों कोने में जाइए, फरिया करके आइए, फिर आकर के हमसे बात कीजिएगा। छोड़ो इतना छोड़ करके उसके मॉम से जंग जंग का हाथ खींचता है, खींच करके ऊपर ला कर रख देते हैं। कहता किस कीजिए मैं भी देखता कौन आता है। इतना बोलकर वो विंग और वांग जी आगे खड़े थे, सीचन और जंग उस तरफ खड़े थे और पिस्ट को घूर कर देखते हुए बोलता है तुमको अलग से बोलूं क्या। और फिर वो क्रिस से कहता है तुमसे तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती, बट अगर कोई बंदा इधर आया तुम्हारी ना खैर नहीं। क्रिस कहता ओके सर कोई नहीं आएगा, प्रोटेक्शन मोड ऑन। इतना बोलकर वो खड़ा था। इधर चारों कपल एक दूसरे को किस करते हुए फाइनली उस शादी को लॉक कर देते हैं। एंड देन सीचन वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है अब क्या करे। वांग जी अपने हाथ को छुड़ाते हुए उल्टा सीचन का हाथ पकड़ता है, विंग का हाथ पकड़ता है, कहता नीचे चलो। सबको चीर चार कर आते हुए कहता है फ्लावर कहाँ है। क्रिस ला कर देता है, दोनों पकड़ते हैं, दोनों को देते हैं। विंग को यांग चंगर कहता पीछे फेंको। सारा फ्लावर जाकर के 2 लड़कियों ने कैच कर लिया हुआ था। वांग जी अपने डैड मॉम और सबको देखते हुए कहता है आप लोगों को खोपचे में जाकर लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जा रहे हैं अपना वेडिंग नाइट मनाने के लिए, हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। इतना बोल करके वो उसको ना खींचते खींचते बाहर लेकर आता है। विंग की मॉम भागते हुए आती है और कहती है बाबा बाबा। सीचन और जंगचन को कार में बिठाने के साथ ही उसे वहां से रवाना कर दिया था। और उसके बाद वो कहता है जी मम्मा। उसकी मम्मा कहती है बाबा
विंग प्रेग्नेंट है और ये नज़र का मैं ब्रेसलेट लाई थी बाबा के लिए। आप उसका ख्याल रखना, मुझे पता है कि आप बड़े लोग हैं, मैं कुछ नहीं दे सकती। हम जी ना उसकी मम्मा को गले लगाते हुए कहता, मम्मा आप ऐसा मत बोलो, और हाँ क्रिस इन्हें ले जाओ। और विंग के मम्मा को पेंट हाउस ले जाना था। दरअसल कहते हम बाद में मिलते हैं मम्मा, इतना बोलकर उसे वहां से ले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद भाई साहब इधर अंकल किरण जितना भी ड्रिंक था वो मतलब जो लेके जा रहा था वो या यू के ऊपर फेंक दिया हुआ था। यू भी कम बदमाश नहीं, वो भी ना खाने के प्लेट को उठाकर किरण के ऊपर फेंक दिया हुआ था। और उस वेडिंग हॉल में खाना खा कम लोग रहा था, इन लोगों के बीच में ना खाना फेंका फेंकी ज्यादा हो रहा था। मतलब पूरा अलग ही फाइट वाला माहौल हो गया था। और दोनों अपने अपने झगड़े को ना सेटल करने में लगे हुए थे। एक तरफ ये अपना माथा पकड़ के बैठी हुई थी और कहती है हद है, हमारे बच्चे ज्यादा होशियार निकले, ये बिजनेस मर्जर कम बिजनेस अत्याचार ज्यादा लग रहा है। यांग फेमियांग भी बैठे हुए थे, कहता सही कह रही है भाभी जी आप इन लोगों को कौन ही समझाए। खैर छोड़िए, बचा हुआ खाना हम खाते इससे पहले कि वो भी खत्म हो जाए। इतना बोल करके एक दो प्लेट में कुछ कुछ रखा हुआ था जो अच्छा ही था, वो लेकर मुंह में वो लोग डाल रहे थे, इधर ये लोग लड़ रहे होते हैं। अब इधर चलते हैं वापस से। शांगजिंग सीचन वो दोनों अपने रूम में पहुंचते, सीचन कहता है तुम ठीक तो हो ना। शांगजिंग कहता है मुझे नहीं पता बाद में कौन सा तूफान आने वाला है। सीचन कहता है छोड़ो भी, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, ऐसे आज हमारी वेडिंग नाइट है। इतना बोल करके उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को जब लेकर के अपने घर आता है, उसकी मम्मा पहले से ही वहां पे थी। उसकी मम्मा कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वांग जी कहता है मॉम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओके ना। और हाँ क्रिस इनके उनको कमरे में लेकर जाओ। इतना बोल करके क्रिस उन्हें उनके कमरे में छोड़ आता है। वांग जी विंग को लेकर ऊपर आता है और आते ही कहता है तुम रेस्ट करो। विंग उसे देख रहा था हाँ करके। वांग जी कहता है क्या चाहते हो तुम, वेडिंग नाइट मनाओ। विंग कहता है वो वांग जी कहता है क्या हम कर सकते हैं। विंग कहता है हाँ एक दो बार तो कर सकते हैं ना। वांग जी कहता है आर यू श्योर ना। विंग कहता है फिर वांग जी कहता है फिर नहीं किया पूछ दरवाजा बंद करने के भाई साहब वो जो कूदा था सीधा विंग का चीरहरण करने के बाद ही हटा था। सब कुछ कर लेने के बाद विंग उसे कहता है वैसे वहां पे सब ठीक तो होगा ना। उस हॉल में हम देखते हैं जहाँ पे सबके माथे पे केक वाइन ग्लास कपड़े इधर उधर चिथड़े पड़े हुए थे और सब एक दूसरे को देख रहे होते और गुस्से के मारे सब एक एक करके घर के लिए निकल गए हुए थे। तो वांग जी कहता है पता नहीं पर अच्छा ये होगा, मेन प्रॉब्लम ये था कि हमें गगो की शादी करानी थी जो कि मैंने करा दी। अब उसके बाद वो लोग लड़े कटे, उससे क्या करना है। वैसे भी मॉम डैड तो कभी जाने वाले हैं नहीं, अंकल उन्हें पार्टी में देखने के बाद टॉन्ट मारने वाले हैं। कम से कम इन सारी चीजों में सीचन गगा और जांगचेन गगा एक साथ तो होने वाले हैं ना। धीरे धीरे करके उनके फैमिली भी समझ जाएगी और जब समझ जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पिंक कहता है वो तो है। फिर उसे देखते हुए कहता है वैसे आप खुश हैं। मुझे कहता है सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ठीक है अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो सच में मैं अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाता। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो फिर वो अपने मन में कहता है नहीं बता सकता। मुझे उसी ने एहसास हुआ जब राम्या मेरे पास थी और मैं तुम्हें याद कर रहा था। भी इतना सोचते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है, कहता चलो सो जाओ। और वो सो जाता है। अगले दिन जब विंग और वांग जी जब नीचे आते हैं तो उसकी मम्मा ना खाना बना के रखी हुई थी और सबको बोलती आओ खाओ। क्रिस भी आ गया हुआ था, सब लोग बैठ के खा रहे होते हैं और उसकी मम्मा कहती है वैसे मुझे भाई साहब के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है, अब वो लोग ठीक तो होंगे ना। तो वो कहता है हाँ ठीक ही होंगे, वैसे भी ठीक होना ही चाहिए। और आप जानते ही है कि जब मर्जी की शादी ना हो तो थोड़े बहुत क्लैश तो होते रहते हैं, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा मम्मा, आप चिंता मत कीजिए। उसकी मम्मा विंग को मुस्कुराते हुए देख करके एक तसल्ली के साथ में कहती है वो तो है, और बाबू आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोल करके वो सब लोग एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके सीचन और जांगचेन की फैमिली एडजस्ट कर रही होती है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं। लेकिन अंकल कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे जियांग को परेशान करने का, ताना मारने का। वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि विंग का बेबी बम्प दिखना स्टार्ट हो गया था। सीजन और जब फैमिली वालों को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है तो सब लोग उसकी केयर करने के लिए पेंट हाउस में आके बैठ गए हुए थे। मतलब कि पहले उसकी मम्मा थी, अब उसकी वांग जी की मम्मा और साथ में उसके डैडा उसके अंकल भी आ गए हुए थे। और साथ में जांगचेंग और शीजन भी यहीं आ गए हुए थे क्योंकि बेबी के आने की खुशी में सब लोग बहुत खुश थे और पूरा घर भरा भरा लग रहा था। हालांकि 4 कमरे ही थे पर बाद में पूरी फैमिली को लैंड मेंशन शिफ्ट होना पड़ता है और वहां पे सबके लिए कमरे अरेंज भी कर दिए गए थे। धीरे धीरे करते हुए प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में पैर का सूजना, विंग का मूड स्विंग होना, क्रैबिंग होना, वो सारी चीजें उसकी मम्मा और साथ में लैनी देख रही होती है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि कहाँ एक फेक डेटिंग से स्टार्ट हुआ रिश्ता आज इतना हैप्पीनेस के साथ में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पूरे घर में 2 भाई हैं और 2 भाई में से एक वैसे भी बेबी नहीं दे सकते थे, दूसरा विंग
स्पेशल केस होने की वजह से बेबी दे रहा था और सब लोग खुश थे क्योंकि भाई उनका ब्लड लाइन जो आ रहा था, विंग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी और ऑल फैमिली बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। 9 मंथ जब विंग को अचानक से रात में जब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो रोने लगता है। वांगजी उसे गोद में लेकर आता है और भागते हुए कहता है सब लोग बाहर आओ, विंग को दर्द हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। आनंद फानंद में सब लोग हॉस्पिटल लेकर उसे भागते हैं और एडमिट कराया जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर के उन्हें कहते हैं बधाई हो, आपको बच्चे हुए हैं, आपको बेटा हुआ है। इतना बोलकर उसके गोद में उस बच्चे को लाके रख दिया जाता है। सारी फैमिली उस पिंक पिंक बच्चे को देख रहे होते हैं जो कि अभी अभी जिसने बर्थ लिया हुआ था। हर कोई एक एक करके देखने के बाद बच्चे को वेंटिलेशन किया जाता है और विंग को वार्ड में डाला जाता है। सब यार्ड में बैठे हुए थे और सब लोग विंग के आने का होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। अगले दिन जब विंग होश में आता है तो वो पूछता है कि बेबी कहाँ है और कैसा है। हंगजी उसके पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है विंग, तुमने सच में मुझे वो सारी खुशियां दी है जो मुझे लगता था कि शायद मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता। बट हाँ, बेबी अच्छा है और हम अभी लाते हूँ। इतना बोल को वो नर्स को बोलता है। विंग अपनी बेबी को देख करके सैंटी होते हुए कहता है वांग जी क्या ये हमारा बच्चा है? विंग कहता है, तो वांग जी कहता है हाँ। सब फैमिली वाले विंग से आकर के एक एक करके हाल चाल पूछते हैं। विंग बता देता है कि हाँ ठीक है, ऑपरेशन करके बेबी हुआ था तो कमर में दर्द होने वाला था, जब तक सुई का असर रहता तब तक ठीक था, जैसे असर खत्म वैसे दर्द होना स्टार्ट हो जाता। तो ऐसे करते हुए बेबी और विंग को हॉस्पिटल में 12 दिन रखा जाता है। उन 12 दिन में उसकी मम्मा, उसकी लैनी मम्मा विंग के लिए अच्छा अच्छा सूप और खाना बनाकर लाती थी जो कि डॉक्टर के अनुसार उन्हें बोला जाता था। और जियांग चेंग की मम्मा भी आई हुई थी क्योंकि उसे जब पता चला था कि विंग ने बेबी दिया है तो बच्चे से सबको लगाव रहता है ना, तो वो भी आकर के विंग से पूछती है, बेबी को देखती है। सब लोग बहुत खुश थे। वो लोग ऐसे 12वें दिन ही ना पूरे हॉस्पिटल यार्ड को जिसमें विंग था उसे हल्का हल्का सजाने के साथ ही उस बेबी का नामकरण करने के लिए प्रीस्ट को बुलाते हैं और सब लोग पूरा फैमिली वहां पे खड़े थे। बेबी को वहां पे रखा जाता है जिसके सामने में पैसा और जेड पेंडेंट और बहुत सारी चीजें रखी जाती है, चावल वगैरह। बेबी को ना एक एक करके सब कुछ छुलाया जाता है एंड देन उसके बाद सब लोग उसका नाम अलग अलग तरीके से रख रहे होते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मानो यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे एक फेरी टेल की कहानियों की तरह लग रहा था। फिर लास्ट में अंकल कहते हैं लान युवान, और इतना बोल करके उसे उठाते हुए कहता बस हो गया, सो हो गया, मैंने इसका नाम रख दिया लान युवान तो युवान। सब लोग खुश होते हुए कहते चलो ठीक है, लान युवान तो युवान ही सही। और इतना बोल करके एक एक करके सब बच्चे को रेड इन बल्ब देते हैं, कुछ ज्वेलरी, कुछ चीजें और कपड़े जो भी जिसको समझ में आया था वो सब लेकर आया था। फिर थोड़ा थोड़ा करके सब लोग उस बच्चे को देखते हैं और लास्ट में फाइनली वांगजी और विंग के पास आता है, जिसे देखते हुए विंग और वांगजी कहता है आहिवान, और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और कहते हैं फाइनली तो हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था। जियांग सिंह की मम्मा को भी लैनी और उसके पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था सिवाय अंकल के। और वो कहता है देखा मेरा कमाल, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। तो यूं कहती है हाँ समझ गया, उजरे हुए चमन, तुम जो बोलते हो वही करते हो, और तुम बाहर मिलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोलकर दोनों के सामने में तना तनी सनी हुई थी और कहता है हाँ तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो। तो खिरैन कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बच्चे के लिए जो चीप चीजें लाई हो वो लाना बंद कर दो, अच्छी क्वालिटी के लाया करो क्योंकि वो हमारे खानदान का बच्चा है। और ये बोल करके लाइन किरण फिर से उसे लड़ने लगे थे। लाइन यू बी लाइक अच्छा तू बड़ा अच्छा लेके आता है, मैं तो नहीं ला रही। ऐसे करके दोनों लड़ रहे होते हैं और सारे फैमिली वाले उन्हें लड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं इन दोनों का क्या हो सकता है, ये तो मिडिल स्कूल के बच्चे से भी बदतर लड़ाई करते हैं। हाँ, ये भूल गए हैं कि ये लोग इतने एजेड हो चुके हैं। तो पीछे से सब लोग करते हैं सही कहा, खैर छोड़ देते हैं। इतना बोलकर उसके डैड कहते हैं जियांगचेंग तुम खुश हो ना बेटा? जियांगचेंग कहता है यस पा। और यहाँ पे शादी के बाद जियांगचेंग अपना जो उसके पापा का कंपनी था वो संभाल रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लैंस के साथ में वो अपनी कंपनी संभाल रहा था और इधर सीचन अपनी कंपनी और वांगजी अपनी कंपनी और विंग फिलहाल से घर में था, उससे बेबी की टेक केयर करनी थी और वो सभी चीजें। क्रिस भी उन सब लोगों को देखते हुए कहता है हाँ फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद विंग को घर लाया जाता है। बेबी के लिए नैनी रखा गया था जो कभी कभी उसकी हेल्प करती, पर पूरी फैमिली वाले वहां पे फिलहाल से रुक करके उसकी देखभाल करने वाले थे। उसकी मम्मा भी वहीं पे फिलहाल से रुकने वाली थी, तो वो सब लोग उसका टेक केयर करने ही वाले थे। 3 दिन बाद अंग जी जब वापस से ऑफिस आता है, आते ही वो क्रिस को बोलता है कॉफी लेकर आने के लिए। क्रिस कॉफी बनाता है अच्छे से, पूरे कोशिश करता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 अटेम्प्ट में वो कॉफी बना करके लेकर आता है। उसे डर लग रहा था, उसने सही डायरेक्शन में कॉफी रखा था। अंग जी उसे घूर कर देखता है, देन कॉफी का सिप लेते हुए क्रिस को देख रहा होता है। क्रिस के तो प्राण पखेरु उड़े हुए थे, बी लाइक
अब ये थूकेगा और मेरे को ना बोलना स्टार्ट करेगा। फिर बाद में वांग जी कहता, तो तुम कॉफी बनाना फाइनली सीख गए हो। क्रिस भी लाइक, ओ माय गॉड, आज मुझे विक्ट्री मिल गई, मैं लाइक मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल गया भाई। फिर कहता, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना बोलते हुए सीधे वांग जी ऐसे ना उसकी तरफ भाग कर आता है क्रिस, और ऐसे हक करते हुए गाल पे किस कर लेता है और कहता है, आई एम सो सॉरी सर। तो वांग जी कहता है, इट्स ओके, एक्साइटमेंट अच्छी है पर तुम भूल गए हो। क्रिस कहता है, सर मुझे पता है आप शादीशुदा हो और बेबी भी है। आई एम रियली सॉरी सर, दिल से सॉरी सर, पर मैं बहुत खुश हूँ। अरे तब बोल कर वो बाहर भाग कर आता है। विंग को कॉल करते हुए कहता है, विंग सर आपको पता है मैंने कॉफी बनाई है। तो विंग हंसते हुए कहता है, वाओ, तो तुमने फाइनली बना ली, वैसे उसे पसंद आई। कहता है, पर एक गड़बड़ हो गई। तो विंग कहता है, और वो क्या है। क्रिस कहता है, मैंने गलती से उन्हें गले लगा लिया। विंग हंसते हुए कहता है, क्या उस खरूस ने तुम्हें गले लगाने दिया। हाँ, तो क्रिस कहता है, थोड़ा सा डांट भी पड़ी है। विंग कहता है, अच्छे से काम करो, जब मैं रिटर्न आऊँ तो मुझे भी बुलाना तुम। तो क्रिस कहता है, ओके सर। और इतना बोल करके वो कॉल कट करते हुए कहता है, अपने हाथ में फाइल लेकर के, तो चलो अब वापस से अपना काम करना है। और कहता है, "हाँ, बस आपका वेट रहेगा विंग सर।" ये बोलते हुए अपने कैबिन में जाता है एंड देन एज यूजुअली जैसा काम था वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। अब उन लोगों की लाइफ नॉर्मली स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं पे ये वन शॉट समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड देन कल्पना, थैंक यू सो मच इतना अच्छा टॉपिक देने के लिए। आई होप कि मैंने इसे फुलफिल किया हो। जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग।